अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। नया दिन, नई बात, ताज़गी का खुशगवार एहसास। मैं हूँ सैयद फैसल करीम, मेरे साथ है महक असलम। महक, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप आज? वालेकुम अस्सलाम फैसल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मौसम जो है वो कुछ ठीक नहीं है क्योंकि लाहौर में सर्दी बढ़ती चली जा रही है और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है ना, आपको पता है कि आपका बिल्कुल दिल नहीं करता कि आप सुबह के वक्त उठें या फिर आप दफ्तर का रुख करें। लेकिन खैर कोई नहीं, हमारा तो काम है कि मॉर्निंग में लोगों से इंटरेक्शन करना और एक खुशगवार चेहरे के साथ, एक अच्छी सी कॉफ़ी के साथ, एक अच्छी सी चाय के साथ आवाम के सामने हाजिर होना। आप बताएं, कराची का मौसम मैंने सुना है मज़ीद ठंडा हो गया है और आइंदा आने वाले दिनों में ज़्यादा ठंड होगी, यानी कराची वालों को ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो जाएगी, ऐसा ही है? ये तो अपने अपने ज़र्फ़ की बात है कि आप इस मौसम को कैसे देखते हैं। आपके लिए मौसम बहुत सर्द है, ऐसा कि घर से ना निकलें, और कुछ लोगों के लिए मौसम है कुछ ख़ास, ऐसा कि मिजाज हो जाए आशिक़ाना। बाद नसीम के झोंके हैं, गिरती शबनम है जो ले जाती है खूबसूरत दुनिया की सैर पर, लब बेसाख्ता गुनगुनाएंगे। कोई भी मौसम हो, दिल में है तुम्हारी याद का मौसम, आप भी इसे महसूस करें और इसका लुत्फ़ उठाएंगे। आज वैसे कई मौज़ूआत पर होगी बात, मौसम का जिक्र ख़ास होगा और कुछ ख्वाबों के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आपको फिल्म नगरी के साथ साथ कुछ नए तजुर्बात का भी मज़ा चखाएंगे। तबसरे तजिए बहुत कुछ होंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे सियासत का और लीक्स के खेल का। ये दौरा है मेरे ख्याल से, ऑडियो पर ऑडियो, ऑडियो लीक्स पे ऑडियो लीक्स, और ये ऑडियो लीक्स का जो सिलसिला है ये बढ़ता ही आ रहा है। समा ने जब मरियम नवाज से इस पर सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। मामला है क्या, पहले ज़रा देख लेते हैं, फिर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरी मीडिया मैनेजमेंट जियो ने तो उनकी जई तई फेर दी है। मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो टेप लीक हो गई। नई ऑडियो टेप में मरियम नवाज को अपनी मीडिया मैनेजमेंट पर फख्र करते सुना जा सकता है। देखिए, मेरी मीडिया मैनेजमेंट जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है, जई तई फेर दी है, जई तई फेर दी है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान समा ने मरियम नवाज से ताज़ा ऑडियो लीक पर सवाल किया, उन्होंने जवाब टाल दिया। मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ, मैं बिल्कुल इसका जवाब दे चुकी हूँ और क्लियरली दे चुकी हूँ। ये वही मरियम नवाज हैं जिन्होंने कुछ रोज कबल समा समेत दीगर न्यूज चैनल्स के इश्तिहारात बंद करने से मुताल्लिक अपनी ऑडियो लीक को फखरिया अंदाज से कबूल किया था। कि समा की न्यूज़ है, अब हमारा और पैक नहीं चल सकता समा के साथ, तो आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद है। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़। तो आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद है, नहीं वो मेरी आवाज़। ये जवाब अब तक मरियम नवाज और नून लीगी रहनुमाओं का पीछा कर रहा है। बहरहाल वो आ गई है, अगर उसमें कोई गैर कानूनी बात उन्होंने की है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर कोई इल्लीगल बात है तो कार्रवाई होनी चाहिए। शायद इसीलिए नून लीग ने मरियम नवाज को बोलने से पहले तोलने की पॉलिसी इख्तियार करवाना शुरू कर दी है। बस जी, आखिरी हो गया ना, जवाब दे दिया, फिर इकट्ठा सवाल कर लेना। मैंने तो आपको सुनाना चाह रहा ये और है। एक सेकंड, हाँ जी, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ जी। आसिफ साहब, नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो बेधड़क बोलने के आदी हैं, अब वो भी तोल तोल कर बोलने लगे हैं। देखिए, मेरी मीडिया मैनेजमेंट जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। ये सिर्फ ये बता दें कि मरियम साहिबा की तो पार्टी है, अभी वो जवाब दे चुकी है। मैं ऊपर दाल के ऊपर क्या तड़का लगाऊं, जवाब हो गया इसका। जी, तो कभी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने वाले अब बहुत तोल तोल के बोल रहे हैं। ये तमाम तर मामलात है क्या, इस पर रिएक्शन लेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन के लिए वक्त निकालने के लिए। हमें बताइएगा, एक ऑडियो फिर दूसरी ऑडियो आती है, फिर कुछ ख़तरनाक ऑडियोज़ भी आती हैं बीच में। अब ये ताज़ा तरीन ऑडियो आई है जिसमें बहुत साफ तरीके से समझ आ रही है कि कहाँ किसको कैसे मैनेज किया जा रहा है। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। हमारा शुरू दिन से जब हमने सियासत शुरू की तो हमने कहा हमारा मुकाबला कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, कोई जमहूरी लोगों से नहीं है। ये एक माफिया की तरह काम करते हैं, चाहे इनकी करप्शन हो, चाहे इनकी सियासत हो, चाहे इनकी पॉलिटिकल हैंडलिंग हो, और ये हर इदारे को, चाहे वो मीडिया हो चाहे दीगर इदारे हों, दो तरीके से या ख़रीदने की कोशिश करते हैं या ललचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये
दबाने की कोशिश करते हैं और आखिर में कुछ ना हो तो ये बदनाम करते हैं। इसी तरह ही हमेशा एक माफिया काम करता है। तो ये आप बड़ा वाज़े देख सकते हैं कि मीडिया जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पिलर है उसमें किस तरह पिक एंड चूज़ किया जा रहा है, किस तरह उनको सरकारी इश्तिहार देने और कईयों को बंद करने के, यानी सज़ा जज़ा, कैरेट एंड स्टिक के इनके एजेंडा को टो करें और इनकी करप्शन पे पर्दा डालें। और किस तरह फिर आपने देखा कि उसके बाद नाम ले लेके कि इनको मैंने मैनेज कर लिया और इनकी आपने देखी कि इन्होंने इमरान खान की रही तई ख़त्म कर दी और यानी सत्यानाश कर दिया। तो ये है सारी कहानी आपके लिए, मेरे लिए, कौम के लिए, और यही हमारी जद्दोजहद है। आज आप समा भी एक विक्टिम है इस सारी पॉलिसी का और बहुत सारे बेनिफिशरीज हैं। ज़ाहिर जो बेनिफिशरीज हैं वहाँ जब प्रोग्राम्स होते हैं तो पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड किया जाता है और एक पॉपुलैरिटी को अनपॉपुलैरिटी और अनपॉपुलर को पॉपुलर बनाया जाता है और छोटे इशू को बड़ा और बड़े को छोटा किया जाता है। तो ये वो समझे, यही वो माशरे की बुराई है जिसके खिलाफ आपकी और हमारी लड़ाई होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है ये जो ऑडियोज़ पे ऑडियोज़ आ रही हैं ये सिर्फ मज़ीद एक्सपोज हो रहे हैं और इनकी रही सही जो कोई साख है, जो इनकी लंदन में भी कोई इज्जत नहीं थी और पाकिस्तान में भी नहीं है, अब इनकी पब्लिक में भी कोई इज्जत नहीं थी, मेरा ख्याल है मीडिया में भी नहीं रही। सही। अच्छा सदाकत साहब, एक हमने पहले भी देखा कि मरीम नवाज की एक ऑडियो थी, उसका तो चले उन्होंने बरमला इतराफ़ कर लिया, एक दूसरी भी ये ऑडियो सामने आ गई, यानी वही ना कि लीक्स पे लीक्स आती जा रही हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है इनकी प्रोफाइल को डैमेज कर रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि किसी भी पार्टी के लिए जो कि गवर्नमेंट में मौजूद हो, जो कि चीज़ें हैंडल कर रही हो, उसके लिए इतना आसान क्यों होता है मीडिया को हदफ बना लेना, या फिर इतना आसान क्यों होता है कि अपने तरीके से मीडिया को चला लेना? आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि ये जो मीडिया के साथ ज़्यादती होती है और वो ज़्यादती उनका बाजू मरोड़ने से होती है, वो ज़्यादती हमने माजी में देखी है कि कईयों को बहुत ज़्यादा सरकारी फ़ंड देने से और कईयों के रोकने से होती है। हुकूमतें ये करती हैं और मैं ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि ऐसा वक्त आए कि मीडिया भी एक इस तरह का ना हो कि जैसे वो कहती हैं कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ को कहा और फ़लाँ से बात की और उन्होंने उनका तिया पांचा कर दिया और उसके बदले में हुकूमतें भी, यानी इसका मतलब ये हुआ, एक तो ये है कि हुकूमतें इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आपने देखा कि मीडिया चैनल्स को जवाब देना चाहिए कि वो इस्तेमाल हुए कि नहीं हुए। ये सवाल आपकी इंडस्ट्री पे भी आ गया कि क्या आप में से कुछ चैनल जो है उनको जो कहा जाता है वो किसी के कहने पे, किसी के एजेंडा पे इस तरह पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं कि नहीं करते। मेरा ख्याल है मरियम साहब ने 2 चैनल्स की बात की है, उन दोनों चैनल की मैनेजमेंट को जवाब देना चाहिए, या तो वो मान जाएं, माजरत कर लें, या वो कहें कि मरियम साहिबा गलत कर रही हैं। इससे तो बड़े गलत इल्ज़ाम लग रहे हैं। अब 2 चैनल का नाम आया है, बाकी हम 2 का और लगा सकते हैं कि जी 2 और हैं या 3 और हैं। मेरा ख्याल है इसकी पूरी तरह इसकी छानबीन होनी चाहिए और मीडिया जो हमारी इंडस्ट्री है उनको इस पर बोलना चाहिए, खड़ा होना चाहिए कि ये किसी, अगर हम भी करते हैं तो हमारे बारे में भी कोई सबूत लाएं, लेकिन ये वो सबूत हैं जो वो मान चुकी हैं। मेरा ख्याल है इसके बाद कोई ऐसी दूसरी वजह नहीं है कि वो मीडिया हाउसेस भी जवाब दें और मरियम साहिबा को भी आप लोग PMLN को भी जवाब दे ठहराएं मीडिया में। अच्छा सदाकत भाई, एक चीज़ और, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हमने भी सुना है, आपने भी सुना है। थोड़ा सा सवाल लंबा है लेकिन इसको समझिएगा कि जो बल्दियाती इंतखाबात में ऑब्वियसली शिकस्त PTI की हुई, ठीक है, जो जीत थी वाज़े वो JUI और ANP की भी एंट्री हुई, लेकिन क्रेडिट जो है वो मीडिया मैनेजमेंट का ले रही हैं मरियम नवाज़। ये वाकई क्रेडिट लेने वाली बात है या फिर ये वो वाला मुहावरा है कि खिसियाना खंबा नोचे? अब बिल्कुल आपने, मैं रात को 2-4 चैनल में था, आपके चैनल में भी था, मैं बल्कि कल 2 शोज़ में था, तो मैंने बिल्कुल जुमला ही ये बोला कि PTI 17 सीटें लेती है और वो चले हार जाती है, ठीक है मान लेते हैं, और मुस्लिम लीग नून 2 सीटें लेती है और वो कह रही है कि मैंने नैरेटिव बिल्ड किया। तो ये आप समझ लें कितना खौफ है PTI की पॉपुलैरिटी से कि वो 2 सीटों वाले और 3 सीटों वाले 17 सीटों वालों को शिकस्त की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अंदर से वो इतने डरे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, यानी उनका ख्याल ये है कि ये हम भी समझते हैं कि PTI की जो मुखालफत है वो कोई एक पार्टी नहीं है, छोटे छोटे पॉकेट्स में रीजनल पार्टीज़ हैं, इलाकाई पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ लसानियात और मुख्तलिफ मजहबी जो मसालिक हैं उनकी बुनियाद पर पार्टियाँ खड़ी हुई हैं। और जबकि PTI पाकिस्तान की बात करती है, पूरे मुल्क की बात करती है, हर इलाके की बात करती है। तो एक तो वो वाज़े हो गया। दूसरा आप देखें कि अपना एक जुमला है
कि एक जानवर मरा खारियां और सोख वजीराबाद, ये नहीं, एक वाकया कहीं और है, जीता कहीं और है और मीडिया मैनेजमेंट कोई और कर रहा है। तो यहाँ से उनकी जो कमज़ोरी है, उनके अंदर जो खौफ है वो वाजे हो रहा है कि वो छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बना के उनका ख्याल है कि इस पाकिस्तानी अवाम को वो पैसे दे के और इस तरह का बयानिया बना के तो मिसगाइड कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मिसगाइड नहीं हुए। नंबर 2 ये कि क्या KPK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या मुस्लिम लीग नून लोगों को जवाब दे सकती है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, कि उनको कोई वोट भी नहीं पड़ा? और ठीक है, PTI पे भी अपना सवाल है, हमारे अंदर का सवाल है कि हमें शायद 15 सीटें और लेनी चाहिए थी, हमने कम क्यों ली? लेकिन हम फिर भी हर इलाके में नंबर 1 नंबर 2 पे और हर जगह पे हमारे 3-3 बंदे भी लड़े। लेकिन बहरहाल आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा सदाकत साहब, अब ज़रा इलेक्शंस की बात हो ही गई है तो उससे मुतालिक मैं सवाल पूछ लेती हूँ। डू यू रियली थिंक कि ये वाकई ऐसा ही है कि अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से हमने देखा कि KPK में जो PTI के साथ हुआ, मतलब वो एक अनएक्सपेक्टेड था, ये अंदरूनी इख्तलाफात इसकी मेन रीज़न आपको लगती है? देखिए जी, हर इलाके में अपनी अपनी वजूहात होती हैं, क्योंकि ये कौमी इलेक्शन तो होता नहीं है, ये लोकल इश्यूज़ पे होता है और हल्के के इश्यूज़ पे होता है। उसमें बिल्कुल एक जगह पे 3-3 बंदे PTI के खड़े हो गए थे जिनका वोट डिवाइड हुआ। किसी जगह पे आपने सुना कि किसी उम्मीदवार के वालिद साहब ने कहा कि मैंने 20 करोड़ रुपया लगाया है। जो आप पेशावर की बात कर रही हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने 20 करोड़ रुपया मेरा लगा है तो मैं इलेक्शन कैसे हार सकता हूँ। ये भी हुआ है। और बाज़ जगह पे जाहिर है हमारे अपने लोगों ने सपोर्ट भी सही तरह से नहीं किया। बिल्कुल मैं इसको आएँ बाएँ शाई नहीं करूँगा, अपनी पार्टी की कमज़ोरी या अपनी पार्टी की मिसमैनेजमेंट को एक्सेप्ट करूँगा कि ये चीज़ें हैं। लेकिन दूसरा ये PTI का आपको पता होना चाहिए कि हमारी लीडरशिप पॉपुलर है, हमारी कोई कैंपेन इस तरह की इमरान खान लेड नहीं हुई, ज़ाहिर है लोकल कैंपेन थी। और इस वक्त माशी मुश्किलात भी हैं, महंगाई भी है, दीगर जो कोरोना के बाद के जो हम आफ्टर इफेक्ट से गुजर रहे हैं, वो जाहिर है एक चीज़ है जिसका एक नेगेटिव हुआ। तो बहरहाल हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है। पार्टी डिसिप्लिन और पार्टी टिकट के प्रोसेस को अगर हमने ठीक ना किया तो हमें मसाइल हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है सदाकत भाई, जब आप ये बात करते हैं कि इंटरनेशनल फिनोमिनन था तो उसमें बहुत सारे लोग ये भी तनकीद करते हैं कि बाबा आपके अपने अंदर से नूर आलम जैसी आवाज़ आ रही थी। चलिए इस सवाल को मैं अगर एक तरफ रखूँ, उस पर आप ज़रूर बाद में कमेंट कीजिएगा, लेकिन एक बार फिर ज़रा ये लीक्स वाली बात करते हैं। मरीम नवाज़ साहबा हमेशा कहती हैं कि जी अब वीडियोज़ आएंगी, उससे पहले ऑडियोज़ आ जाती हैं। तो ये ऑडियो वीडियो का ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? सियासत में सियासी जो आपके नाक़दीन हैं उनके ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें करना, क्या ये हेल्दी पॉलिटिक्स की निशानी है? देखें, वो बारहा कहती हैं कि जी वो ये हुकूमत करप्ट है और आटा दाल चीनी में कोई फ्रॉड हुआ है। तो हम तो ये समझते थे कि वो इतनी अच्छी अपोजिशन होगी कि वो हमारी गलतियाँ, हमारी कोताहियाँ, अगर हमारे यहाँ कहीं बैड गवर्नेंस है, कहीं करप्शन है, तो उसको वो कोई सबूत सामने लेके आएंगी। मेरा ख्याल है कि देव बैडली फेल्ड एज एन ऑपोजिशन, कि वो कभी इकट्ठे होते हैं, कभी आर या पार की धमकियाँ देती हैं, कभी यानी आज तक मरियम साहिबा ने 3.5 साल में एक भी ऐसी बात नहीं की जिसका वो साबित कर चुकी हैं। जो भी बात करती है वो गलत होती है या वो झूठ पे मबनी होती है, चाहे वो जजेस के वो एफिडेविट्स हों, चाहे वो ऑडियोज़ हों। तो वो एक डेस्परेट है, एक कि उनके हाथ में कोई चीज़ आए जो नहीं आ रही। और मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ जब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत सारा मीडिया आ गया और लोगों की भी बहुत सारी आगाही हो गई है, तो मेरा ख्याल है इनका सूरज गरूब हो चुका है। और बस वो हमें फड़फड़ा रहे हैं कि शायद उनके हाथ में कोई ऑडियो वीडियो आ जाए जिससे पूरा पाकिस्तान में कोई लहर आ जाए। तो बात क्या ऑडियो वीडियो क्या है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं और वो जो फ्लैट जिन पे सजा हुई है आज वहाँ नवाज शरीफ रह रहे हैं। आप बताएं ना कहाँ से आए वो फ्लैट किन पैसों से आए? इल्ज़ाम तो यही था कि वो चोरी के, आज भी वही इल्ज़ाम है और साबित है, क्योंकि आपने आज तक कौम को कोई एक रसीद और एक बैंक ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई कि पैसा आपके पास आया कहाँ से था और पैसा वहाँ गया कैसे। तो सीधी सीधी बात है, ये मोटरवेज, ये बिजली के मंसूबे, इनकी कमीशन है एलिजिडली, और वो कमीशन आपको वहाँ पे मिली है और आपने वहाँ पे आपको कोई सबूत नहीं है, कमीशन का कोई बैंकिंग चैनल नहीं होता। तो सीधी सीधी बात ये है, तो ये साबित हो गया। इसके बारे में क्या ऑडियो आएगी, क्या वीडियोज़ आएगी? हमारी जुडिशरी पे इन्होंने हमला किया, हमारी आर्म फोर्सेस पे इन्होंने दागदार करने की कोशिश की, हमारे मीडिया को इन्होंने ख़रीदा,
बाकियों को दबाया। तो यही तो बिल्कुल अगेन सदाकत साहब वही बात है ना कि शायद हमारी पॉलिटिक्स इस चीज़ की मुतहम्मिल है ही नहीं, हमारा सियासी माहौल इस चीज़ का अब मुतहम्मिल नहीं है कि हम ये बात करें कि ऑडियो है या वीडियो या अभी ये तो छोटा सा क्लिप है, अभी तो बड़ी फिल्म आनी बाकी है। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए। अब जरा बढ़ते हैं, ये तो सियासत की बात, अवामी मसले की बात करते हैं। फैसल के CNG स्टेशन की बंदिश और उस पर बात हो रही है धरने की, उस पर बात हो रही है एहतजाज की। अब आप देखें कि CNG स्टेशन का बंद हो जाना यकीनन किसी न किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आवाम को तो मुतासर कर रहा है ना। और जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ कि ये धरना सुई सदर्न गैस कंपनी के हेड ऑफिस के सामने दिया जा रहा है और एसोसिएशन की जानिब से सिंध बलोचिस्तान के CNG स्टेशन मालिकान और मुलाजमीन को कराची पहुँचने की हिदायत की गई हैं। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का ये कहना है कि 29 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि CNG स्टेशन को मुसलसल 2.5 माह के लिए बंद किया गया है। फैसल, आप 29 साल उन्होंने जिक्र किया, आपने अपनी ज़िंदगी में चीज़ पहले कभी एक्सपीरियंस की है? मतलब आपने मुझे पता नहीं कितना पुराना बना दिया है, लेकिन चलें इस पे तो मैं और आप पर्सनली निपटेंगे। अभी सदर CNG एसोसिएशन गयास फराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गयास साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। ये हर सर्दी में ये मामला आ जाता है और ये पहला साल नहीं है कि जो ये ऐसा हो रहा है। पिछले 3 साल से गैस मैनेजमेंट के नाम पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इस बार तो इतना ज़्यादा हुआ है कि मुकम्मल तौर पर बंदिश 29 साल में पहली बार मुसलसल 2.5 महीने के लिए बंद किया गया है। क्या कहेंगे इस पर? शुक्रिया। असल में 2 इश्यूज हैं, और लेकिन जो सबसे अहम इश्यूज है जो लोगों तक नहीं पहुंच रहा, गैस की शॉर्टेज इतनी नहीं है जितनी झगड़ा जो है सस्ती गैस का हसूल है। क्योंकि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो गैस को इतने कम रेट पे लेते हैं और वो फिर आगे उसको सेल करते हैं, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम बना होता है और हमारा इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं होता। अब इस वक्त पोजीशन ये है कि हम लोग CNG वाले जो हैं, हमें गवर्नमेंट ने कहा था कि आप RLNG लें और RLNG लेने के बाद जो है वो आप लोगों के स्टेशन जो है 24 आवर 365 डेज होंगे और आप RLNG का वो रेट देंगे जो इम्पोर्टेड रेट है, आपको किसी किस्म की सब्सिडी नहीं जाएगी। तो हम लोगों ने इस चीज़ से इत्तेफाक किया ताकि हमारा पेट्रोल के मुकाबले में गैस सस्ती थी, हमने ये ले लिया। अब जब हमने RLNG ले ली तो इन्होंने हमें फिर बंद कर दिया। और देखें जुल्म क्या है कि हम $15 पे RLNG लेते हैं और गवर्नमेंट ने हमसे गैस $15 वालों से लेके जो लोग $6 पे या $2 पे देते हैं उनको दे दिया। तो उन लोगों के साथ हमारी कैबिनेट में, हर कैबिनेट में कोई ना कोई मिनिस्टर होता है जो का उसका हिस्सा होता है, वो कैबिनेट में जाके अपना दिफा करता है और वो लोग सस्ती गैस ले लेते हैं। जब सस्ती गैस वो लोग ले लेते हैं तो घरेलू सारिफ को भी गैस नहीं मिलती, CNG वाले को भी गैस नहीं मिलती, जनरल इंडस्ट्री को भी गैस नहीं मिलती। तो झगड़ा जो है वो रेट का है। जिस दिन गैस का रेट इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक तमाम लोगों ने पे करना शुरू कर दिया तो उस दिन आप देखिएगा कि झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो अगर उनका 1 करोड़ का गैस का बिल आता है तो वो गैस आगे अपनी जगह पे ही बेच के 10 करोड़ रुपए कर लेते हैं। कारोबार तो बात की बात है। तो जिस दिन गैस का रेट सबका नॉर्मल होगा, सब्सिडीज खत्म होंगी, उस दिन गैस का झगड़ा खत्म हो जाएगा। सही है। अच्छा गयास साहब, आप कह रहे हैं कि रेट का जो है वो इशू है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। लेकिन जब CNG स्टेशन बंद होते हैं हम तो ये सुनते हैं कि अच्छा घरेलू सार्फिन को गैस मिलेगी इसलिए बंद हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि घरेलू सार्फिन भी परेशान रहते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो धरना है, अगर इसके बाद भी कोई रास्ता नहीं निकलता तो फिर कौन सा रास्ता ऐसा जो कि अपनाया जाएगा? देखिए, सबसे अहम बात ये कि ये आपने बिल्कुल ठीक है, ये गलत सुई सदरन और सुई नादरन कहते हैं कि घरेलू सारिफ जो है वो लोकल गैस इस्तेमाल करता है, नेशनल गैस, जिसका रेट जो है वो 300 रुपए या 400 रुपए पर MMBTU है। वो ये महंगी गैस इस्तेमाल नहीं करता। ये महंगी गैस RLNG जो है ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारी गैस बंद करके ये घरेलू सारिफ को तो देते ही नहीं है, क्योंकि अगर घरेलू सारिफ को दें तो गैस तो उनकी शॉर्टेज ही ना हो। ये वो गैस बंद करके चंद उन इदारों को देते हैं जिनको ये लोग सब्सिडी दे रहे हैं। तो ना घरेलू सारिफ को गैस मिलती है ना CNG वाले को। तो जो गरीब पब्लिक है या जो घरेलू सारिफ है वो भी तकलीफ में, और जो CNG का कंज्यूमर है या जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो भी तकलीफ में। तो सारा इशू जो है वो रेट का है। तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं घरेलू सारिफ की हमदर्दी हासिल करने के लिए CNG को बदनाम किया जाता है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। जहाँ तक बात है धरने की, हम लोग बड़ी तकलीफ में हैं। हमारे पाकिस्तान में 4 लाख के करीब लोगों का रोजगार है, इसके साथ लाखों गाड़ियाँ, पुरानी ट्रांसपोर्ट सारी इस पर चलती है। तो हमारे पास कोई हल ही नहीं है। उन्होंने हमारा कारोबार बंद कर दिया है और कैबिनेट ने गलत फैसला किया है कि हमारी प्रायोरिटी आखिरी है। हालांकि ऐसा नहीं है, तो हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। तो अभी हम लोगों ने एहतजाजन सुई सदरन के सामने पहले मरहले में धरने का ऐलान किया है
और अगर हमारे मुतालबे ना माने गए तो हम इस चीज़ को एहतजाज की सतह को बढ़ाते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको ज़्यादा सख्त स्टेप लेंगे ताकि गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुँचे। हमारा कोई आदमी जो है वो ECC में या कैबिनेट में हमारे लिए कोई बात नहीं करता। लोग कैबिनेट में ECC में उनके लिए बात करते हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या जो पहले ही अरब तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया गयास पराचा साहब। ये हर साल का ये मामला हो गया है कि जब भी सर्दियाँ आती हैं तो गैस की शॉर्टेज होती है और इस साल तो ये मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है क्योंकि सर्दियाँ हैं। चलिए फिर सर्दी है तो फिर मौसम की हो जाए बात। महकमा मौसमियात ने ये भी बता दिया है कि कराची वाले ख़ास तौर पे तैयार हो जाएं क्योंकि सर्दी की पहली ज़बरदस्त बारिश होने जा रही है। बारिश का एक मजबूत सिस्टम आ रहा है जो कराची से कश्मीर तक खूब बरसेगा। पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो भी रही है, आगे होगी भी। तो क्या सर्दी गई नहीं है बल्कि कुछ देर के लिए सस्ता रही है और जल्द अंगड़ाई लेकर बेदार होने वाली है। कराची में इसके असरात 24 दिसंबर की रात से ही आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि सिर्फ 2 दिन रह गए। यही नहीं, हवा में नमी बढ़ रही है और हवाएं भी ठंडी ठंडी हैं। तो इससे रात के आखिरी पहर और सुबह सवेरे कराची और दीगर जो जनूबी इलाकों के जो हैं उसके साथ साथ बलूचिस्तान के साहिली इलाके में धुंध पड़ने की भी तवक्को है। लेकिन इसके साथ साथ कराची वालों को एहतियात भी करनी चाहिए क्योंकि कराची में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़राब होती जा रही है। फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा होने लगा है। चंद दिनों में कराची दुनिया के आलूदा शहरों में 5वें नंबर पर आ गया था। हद निगाह 2.8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई थी। तवक्को की जा रही है कि बारिश जब होगी तो आलूदगी में कमी लाएगी। अगर शहरियों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं क्योंकि माफिया ने कराची में मुफीद दरख्तों मसलन नीम और बरगद के दरख्तों की बेतरीख कटाई की है। तो जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि कराची में बारिश, ये वो वाली बारिश तो नहीं है जिसका हम सुनते रहे पूरे साल, वो आई और झलक दिखला के चली गई, हुई नहीं? जी वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई। नहीं, ये वो वाली बारिश नहीं है। ये बेसिकली अगेन जैसा कि आपने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अब उनका सीजन जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। पिछले कुछ टाइम से जो है वो वेदर पैटर्न्स ऐसे थे कि स्लो डाउन थे, लेकिन अब जो है आने वाले दिनों में और आने वाले महीनों में जो है इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। दिसंबर के आखिरी दिनों में काफ़ी टाइम से हम बताते आ रहे हैं कि दिसंबर के आखिरी दिनों में और जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है वो बैक टू बैक एटलीस्ट 2 सिस्टम्स आएंगे जो कराची से कश्मीर तक पूरे पाकिस्तान को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जबकि इसमें कल से जो है वो एक वीक इंस्टेंटिटी का सिस्टम जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो एंटर हो जाए। सही है। अच्छा जवाद भाई, ये जो दिसंबर का लास्ट और जनवरी का आप स्टार्ट बता रहे हैं और ये हम कह भी रहे हैं कि अच्छा कराची में खूब बारिश होगी, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पे धुंध भी हो सकती है, यानी फोगी वेदर भी हो सकता है। अब अगर ज़रा हम कराची से निकल के थोड़ा सिंध पंजाब का रुख कर लें तो पंजाब में कब बारिश होगी? क्योंकि पंजाब वाले तो बेचारे इंतज़ार ही करते रह गए कि शायद दिसंबर के मिड तक हो जाए। अब आप लास्ट की बात करें तो ये जो सिस्टम एंटर होगा ये सिर्फ सिंध के लिए है या ये पंजाब को भी हिट कर सकता है? नहीं, बेसिकली महक ये इस तरीके से होगा कि 26 तारीख से जो है ये बलूचिस्तान में एंटर होगा और बलूचिस्तान के तकरीबन एरियाज़ में जो है वो काफ़ी अच्छी बारिशें हैं। पहाड़ों पर बर्फ़बारी, क्वेटा ज़ियारत वगैरह में, इस खुलतार में जो है ये इन सब एरियाज़ में बर्फ़बारी है। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा सिंध की तरफ, जिसमें कुछ हद तक फ़िलहाल चांसेस हैं, बेहतर चांसेस हैं कि कराची समेत इनके आसपास एरियाज़ में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और पंजाब की जहां तक आपने बात करी तो यही सिस्टम जो है वो चलता हुआ फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज को भी इफेक्ट करेगा। तो दिसंबर के आखिरी दिन और जनवरी के जो पहला हफ्ता है इसमें पंजाब वालों के लिए भी काफ़ी इंशाल्लाह अच्छी बारिशों की उम्मीद है। ठीक है। और जवाद भाई मुझे ये भी बताएं कि ये जो आलूदगी वाले मामलात हैं शहर कराची में, हमने देखा पिछले दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। मुझे बताएं कि क्या हम सिर्फ बारिश से ही तवक्को रखें कि बारिश आए और वो नेचुरली इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को हमारे लिए बेहतर कर दे, वो आलूदगी को काम डाउन कर दे? क्या करना चाहिए भाई, क्या स्टेप्स लेने चाहिए अब? देखिए, इसके सबसे बेहतर स्टेप्स तो ये हैं फैसल भाई कि जो गैसेस वगैरह और जो टॉक्सिक गैसेस वगैरह जो हमारे यहाँ से एक्सक्रीट आउट होती हैं उन्हें फ़िल्टर किया जाए, उन्हें मॉनिटर किया जाए। उसके बाद जो है जो कचरा वगैरह हमारे यहाँ जलाया जाता है, फिर जो है वो दूसरे पोल्यूशंस के जो सोर्सेज होते हैं उन्हें मॉनिटर किया जाए, उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि आया वो कोई भी इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं तो उसे हमेशा जो है वो फिल्टर आउट करके करें। क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें दुनिया में भी होती है, हम कोई अनोखे तो नहीं है, सिर्फ हमारे पास तो गाड़ियाँ चलती नहीं है या हमारे पास तो इंडस्ट्रीज नहीं है, ये दुनिया में होती हैं।
लेकिन दुनिया में हर तरीके का जो है वो एक SOP बना हुआ है कि इस तरीके से इस फला चीज को ट्रीट करके उसके बाद आप माहौल में छोड़े, तो उससे जो इतने ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। रही बात बारिश की, तो देखें अब ये हर गुजरते साल के साथ जो है ना ये स्मॉग और ये पोल्यूशन जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। तो उसका सबसे अच्छा और एक बड़े पैमाने पे जो एक मेजर इसका जो सोर्स है जो इस चीज को कम करता है वो बेसिकली बारिश ही है। सही है। अच्छा जवाद भाई, लास्ट में एक सवाल मुझे का जवाब दे दें कि जैसे आपने कहा ना कि ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, सर्दी की शिद्दत भी हम ये देखेंगे कि पिछले साल की निस्बत सिंध में भी ज़्यादा है, पंजाब में भी ज़्यादा है, दीगर इलाकों में भी ज़्यादा है, या हम ये देखेंगे कि नॉर्मल रही है या तो पिछले साल जैसी रही है या उससे कम रही है? देखिए पिछले साल से मैं कंपेयर करें तो कुछ हद तक आप कह सकती हैं कि टेम्परेचर इस साल जो है वो ज़्यादा ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि पिछले साल जो वेदर पैटर्न्स थे वो इस साल टोटली अलग हैं। हमारे यहाँ इस साल अब तक बारिशें या बर्फबारी जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल से कम रही है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो भी नॉर्मल से कम चल रहे हैं। आगे आने वाले वक्तों में जिस तरीके से ये सिस्टम आना शुरू होंगे, विंड डायरेक्शन चेंज होंगी, जिस तरह आपने कराची में अभी देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले 3-4 दिन पहले ही जो है वो सिंगल डिजिट 10-9 डिग्री चल रहा था, आज ऑफिशियली 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो ये इसी तरीके से होता है कि जब कोई सिस्टम आ रहा होता है, विंड डायरेक्शन चेंज होती हैं, टेम्परेचर राइज होते हैं। जब ये सिस्टम अब ये आने वाला सिस्टम जैसे ही पास आउट होगा तो एक अगेन स्ट्रॉन्ग एक कोल्ड वेव आएगी कराची में, पाकिस्तान के दूसरे एरियाज में, और उम्मीद है कि फिर कराची दोबारा सिंगल डिजिट्स में चला जाएगा। ठीक है जवाद भाई, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुजरने के लिए। तो सर्दी बढ़ती चली जा रही है कराची के हर इलाके में और पंजाब के हर शहर में, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चलिए अब आपको क्रिकेट की दुनिया में लिए चलते हैं। PSL की तैयारियां जारी हैं, फ्रेंचाइजेस अपने मोहरे सेट कर चुके हैं। लाहौर कलंदर्स ने ऐसे में शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाने का ऐलान किया है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी लाहौर कलंदर्स की कप्तानी को अपने लिए एजाज करार देते हैं। एतमाद करने पर टीम मैनेजमेंट के शुक्रगुजार भी हैं। शाहीन शाह आफरीदी कहते हैं कि ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका है, सबसे सीखने की कोशिश करेंगे कि तब्दीली लेकर आए। ख्वाहिश है कि टीम मैनेजमेंट ने उन पर जो एतमाद किया उस पर पूरा उतरें, खुद को अच्छा कप्तान साबित करें। इसीलिए कोशिश होगी कि टूर्नामेंट में 100% परफॉर्मेंस दी जाए। आपको याद होगा इससे पहले लाहौर कलंदर्स की कप्तानी सुहेल अख्तर के सपोर्ट थी। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे जहनों में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि लाहौर कलंदर्स में काफ़ी तजर्बेकार खिलाड़ी मौजूद तो हैं, तो शाहीन शाह आफरीदी को ही कप्तानी क्यों दी गई है, इस पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदील अजहर हमारे साथ मौजूद। अदील भाई गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग फाइन। तो मुझे बताएं कि शाहीन शाह आफरीदी की कैप्टनसी को कैसे आप देखेंगे? बाकी तो सवाल मैं आपसे बाद में करूंगा ना कि फास्ट बॉलर्स की कैप्टनसी कैसी होती है और फलाडिम का खित्ते में कौन कौन सा फास्ट बॉलर कैप्टन है, बट स्टिल तो इस डिसीजन को आप इनिशियली कैसे देखते हैं? फैसल आई नो इस जनरली इसके बारे में जरा एक्साइटमेंट शो की जा रही है। शाहीन शाह आफरीदी काफी जल्दी वो सीढ़ियां मनाजिल तय करते हुए 3 साल पहले वुड हैव थॉट ही विल बी हियर, जिसके वहां पे अब ये स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। मुझे समहाउ ये डिसीजन थोड़ा सा प्रीमेच्योर लग रहा है, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट दैट लाहौर कलंदर एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो कि तजुर्बात करने के लिए काफी शोहरत रखती है। सुहेल अख्तर को आपने अभी उनका जिक्र किया, उन्हीं को कप्तान बनाना एक काफी हैरानकुन डिसीजन उस वक्त था। बहरहाल आई थिंक काफी 50-50 सॉर्ट ऑफ उनकी कप्तानी रही, लेकिन मैं अगर आप मुझसे इन अ नटशेल पूछेंगे, आई थिंक स्लाइटली प्रीमेच्योर डिसीजन। यस देयर वर अदर प्लेयर्स जिनको फैंसी किया सकता था, लेकिन ये बड़ी मैवरिक सी एक फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर, सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस डिसीजन। बट हो सकता है कि 1-2 साल बाद हम इसी डिसीजन के बारे में कह रहे हो कि इट मे लुक स्लाइटली ऑफ, लेकिन व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक दैट वाज। सही है, ठीक है। अच्छा अदील, जैसे सुहेल अख्तर का हम भी जिक्र कर रहे हैं, आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने लाहौर कलंदर को, मुझे ये लगता है पर्सनली, कि पस्तियों से ऊंचाइयों तक पहुंचाया, फिर एकदम से उनको हटा देना, उनकी जगह शाहीन शाह आफरीदी को लेना, ये रिप्लेसमेंट किस तरह से देख रहे हैं? क्या या फिर ये आप समझे कि ये एक बेहतर फैसला है, या फिर ये है कि इस फैसले के बाद में खुमियाजा भुगतना पड़ेगा? It's very early to say. आपने जिन बड़ाइयों का भी लाहौर कलंदर का जिक्र किया, I mean, who would have predicted that? जिस सीजन में लाहौर कलंदर ने अच्छा परफॉर्म किया था, I mean,
ज़ाहिर एक बैंटर का एक वो बना हुआ है लाहौर कलंदर्स। जब भी हम बात कर रहे होते हैं बाकी फ्रेंचाइज के सपोर्टर, जब लाहौर कलंदर के सपोर्टर से बात कर रहे होते हैं कि एक वाहिद फ्रेंचाइज है जिसने अब तक PSL नहीं जीती है, तो वो जिन हम ऊंचाइयों का जिक्र या जिन हम बुलंदियों का जिक्र कर रहे हैं, वो भी ज़ाहिर है हमने उसका एक स्पोरेडिक सा व्यू देखा है। वो कोई बहुत कंसिस्टेंट लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस ज़ाहिर नहीं थी, और ज़ाहिर है वो 1-1.5 सीजन उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। सुहेल का एक सर्टन रोल था, एक सर्टन उसमें कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन आपको पता है कि जी हमारे यहाँ जनरली चढ़ते सूरज की पूजा की जाती है। इस वक्त शाहीन का सितारा जो है वो उरूज पर है, अल्लाह करे उरूज पर ही रहे। सो व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग मैं थोड़ा सा हैरान जरूर हुआ हूँ इस डिसीजन से। हाउएवर क्रिकेट एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल गेम है, यू कैन नेवर एवर कमेंट क्या फैसला सही होता है क्या गलत होता है, लेकिन लेट मी रिपीट इट फॉर द थर्ड टाइम, मुझे थोड़ा सा प्रीमेच्योर डिसीजन लगा। आदिल भाई, इज दिस डिसीजन पॉपुलैरिटी ड्रिवन? बिकॉज हमने देखा कि शाहीन जो हैं, ऑब्वियसली हम पूरे वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में उनकी तारीफ करते रहे, द वे ही बोल्ड, वो तो उससे कोई बंदा रिकवर नहीं कर पाया, पूरी टीम रिकवर नहीं कर पा रही थी। बट द थिंग इज के जो ना शेड्स ऑफ, मैं इमेच्योरिटी तो नहीं कहूँ, लेकिन शेड्स ऑफ अननेसेसरी अग्रेशन अभी भी हमें नज़र आता है। ओवर थ्रो, गोइंग फॉर अ 4, देन अगर उनको कहीं शॉट लग जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, देन द रिएक्शन दैट ही गिव्स। अभी तो एक मतलब बैट्समैन को भी उन्होंने सीधा, बांग्लादेशी बैट्समैन को बॉलर्स बैक ड्राइव पे दे के मारी थी उन्होंने, बाद में उन्होंने फिर माफ़ी तलाफ़ी भी की थी। तो डू यू थिंक कि इज़ इट द राइट मोमेंट? ऑब्वियसली वो हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है for the captaincy, but do you think is it the right moment? First question. Second, do you think future may be he's going to be a good captain? Because for a captain you need loads of things. देखिए पॉइंट नंबर 1 की जहां बात कर रहे हैं इनकी, देखिए फास्ट बॉलर मिजाजन थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, और आई थिंक ये अग्रेशन जो होता है ये इनकी बॉलिंग को हेल्प भी करता है। आपने जहां शाहीन के वाकयात का जिक्र किया, हाउ कैन यू फॉरगेट फैसल, जो सरफराज के साथ उनका एक नोक-झोंक हुई थी जिसमें उन्होंने सरफराज को कहा था कि इसके सर पे जो है ना वो बॉल ले जाके मारो। आई मीन सरफराज के फैन होना ना होना एक अलग बात है कि यार तुम्हारा एक सीनियर प्लेयर है, तुम्हारा अग्रेशन सर आंखों पे, लेकिन अपने किसी भी सीनियर प्लेयर के लिए तुम इतना ऑब्वियस जाके इतना क्लियरली नहीं बोल सकते कि इसके सर पे बॉल मार कर आओ। सो देखिए जवान आदमी है, फास्ट बॉलर है, और अभी 22-23 साल 21 साल इसी एज ब्रैकेट में है वो, जाहिर है जहाँ पे थोड़े से आप अग्रेसिव होते भी हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें कि इसी एज में जिस तरह हमने बाबर को खेलते हुए देखा है, बाबर बड़ा काम और कंपोज्ड इस एज में भी हमको नजर आते थे, आई थिंक ये एक मैच्योरिटी होती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। देखिए दिस कुड बी, आई मीन इफ यू रिकॉल शाहिद आफरीदी जब आए थे तो उनके बारे में यही बात कही जाती थी कि शाहिद आफरीदी विल नॉट बी द कैप्टन मटीरियल फॉर पाकिस्तान। आई रिमेंबर दैट लेट 90s अर्ली 2000 में बातें की जाती थी, बट वी न्यू दैट शाहिद आफरीदी एट द राइट टाइम उनको कप्तानी दी गई थी, व्हेन जब वो काफी क्रिकेट खेल चुके थे, एंड ही वाज अ रीजनेबली सक्सेसफुल एंड अग्रेसिव कैप्टन। मैं बार-बार यही बात बोल रहा हूं, जहां तक शाहीन का ताल्लुक है, क्रेडेंशियल नीड्स टू बी टेस्टेड, मुझे ये डिसीजन प्रीमेच्योर ही लग रहा है। और अदिल भाई एक और चीज़, अब नाउ लेट्स सी के ऑब्वियसली हमारे पास बड़े अच्छे फास्ट बॉलर कप्तान गुजरे हैं, पाकिस्तान तो हर चीज़ में एक्सेप्शनल चलता है, बट अभी एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी है जब पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट कैप्टन बनाया है आफ्टर द पेनिंग मोमेंट ऑफ टिम पेन। बट द थिंग इज़ कि अब ये बहस भी छिड़ रही है, लोग अब इस तरीके से भी, इस जाविये से भी देख रहे हैं कैप्टनसी को कि दुनिया में कहीं और फास्ट बॉलर्स कैप्टन नहीं बनते। इंडिया के पास कपिल देव के बाद आई वंडर के कोई आया भी फास्ट बॉलर कप्तान ऐसा। एक तो ये कि उनके पास फास्ट बॉलर थे भी नहीं, खैर ये बैंटर अलग, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दे डोंट प्रेफर फास्ट बॉलिंग कैप्टन्स। व्हाई इज दैट सो? इवन साउथ अफ्रीका, क्यों ऐसा होता है और क्यों पाकिस्तान ऑप्ट्स फॉर फास्ट बॉलर कैप्टन्स, या फिर फ्रेंचाइजेस आर ऑप्टिंग फॉर फास्ट बॉलर कैप्टन्स? बाबर को जरा साइड में करके आई थिंक मेरा ये ख्याल है फैसल, इसका ताल्लुक माइंडसेट के साथ बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान ने हमेशा आई थिंक जो फास्ट बॉलिंग की बैटरी, अगर हम बिल्कुल पाकिस्तानी क्रिकेट के आगाज से देखें और फजल महमूद साहब के टाइम से अगर हम देखें और आज शाहीन आफरीदी के टाइम से देखें, तो दुनिया के जब भी फास्ट बॉलर्स, टॉप फास्ट बॉलर्स की आप बात करेंगे, उसमें आपको पाकिस्तानियों का नाम उस लिस्ट में नजर आएगा। पाकिस्तानियों ने स्किल सिखाई है फास्ट बॉलिंग में, रिवर्स स्विंग, सरफराज नवाज को उसका जो है वो फाउंडर कहा जाता है। और आज भी आप देखें, आई थिंक जब तक ये आईसीसी ने अपने रूल चेंज नहीं किए थे, पुरानी गेंद का इस्तेमाल पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जिस अंदाज से किया करते थे,
ये आपने इंडियन फास्ट बॉलर ना होने के बेंटर की बात की, विच इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन एंड वाज अ फैक्ट कि पाकिस्तान ने बड़े फास्ट बॉलर्स जो हैं वो पैदा किए हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगेन कैप्टनसी के लिए देखिए फास्ट बॉलर, मैंने वहां पे एक डिस्क्लेमर दिया था, दे टेंड टू बी अग्रेसिव बिकॉज अग्रेशन हेल्प्स देयर पर्सनालिटी, अग्रेशन हेल्प्स देयर उनकी जो बॉलिंग होती है, बिकॉज फास्ट बॉलिंग इज अबाउट अग्रेशन। कप्तानी के लिए आपको एक निस्बतन काम कंपोज दिमाग चाहिए होता है, एक ऐसा बंदा जो कि टफ सिचुएशन में स्मार्ट डिसीजंस ले सके और हेल्पफुल डिसीजन ले सके। तो जनरल जो फास्ट बॉलर्स की परसेप्शन होती है वो इसके बरखिलाफ होती है, शायद ये वजह हो। हम पाकिस्तानी जरा आपको पता है जरा जोश से ज्यादा काम लेते हैं होश के मुकाबले में, बट वी हैव गॉट, आई थिंक वसीम अकरम ने ये बात साबित की थी कि यू कैन बी अ वेरी गुड फास्ट बॉलर। बिल्कुल अदिल, सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं ना हम, और ये फिर सुपर एक्साइटमेंट हमें कहीं ना कहीं ले डूबती है। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत सा ज़िला है, ज़िला गांचे, जहाँ पर हमने ये देखा है कि जो टेम्परेचर है वो -10 से भी नीचे चला गया है। अब जब इतना खूबसूरत मौसम होगा, इतना अच्छा वेदर होगा, तो नौजवान कैसे पीछे रहेंगे। वॉलीबॉल खेलने के लिए जमा हो गए, बच्चों ने स्लाइड्स ली, इस मौसम को खूब इंजॉय किया। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी की रिपोर्ट आपको दिखाते ताकि आपको पता चल सके कि वहाँ के जो आवाम है वो इस मौसम को किस तरह से इंजॉय करते हैं। जाड़ा आ गया, जिले गांचे की हर शह जमने लगी, बहते दरिया ठहर गए, गिरते आबशार रुक गए, पारा -10 से नीचे गिर गया। मुकाबला शुरू हो चुका है। ठंड आई तो यहाँ के नौजवान भी घरों से निकल आए, बर्फ पर फिर वॉलीबॉल का दौर चल निकला। खूबसूरत तरीके से इस बार उठा। इस टूर्नामेंट का मकसद है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जिसकी वजह से लोगों को एंटरटेन का ये एक सिर्फ ज़रिया है। तो ये खेल के हमारे यहाँ के लोग जो है ना सर्दी को भूल जाते हैं, हम इंजॉय करते हैं। ये हर साल होता है कि जब जाड़ा धूम मचाता आता है, गांचे के लोग वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद करवाते हैं। गांचे यंग की जो टीम है ये आउट ऑफ गिलगित भी खेल चुका है, तो इस पे ज़्यादा तवज्जो देने की लोकल गवर्नमेंट और जीबी गवर्नमेंट से हम मुतालिबा करते हैं, इन पर तवज्जो दिया जाए। सियाचिन के इस खित्ते में सर्द मौसम बहुत सख्त होता है। अगर मुकामी हुकूमतें बेहतर वसाइल मुहैया करें, वॉलीबॉल टूर्नामेंट जैसी सेहत बख्श सरगर्मियाँ बेहतर बनाई जा सकती हैं। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी, समा, गांचे। देखिए अब इतनी सर्दी होगी तो कुछ ना कुछ खा के आपको वार्म अप तो होना पड़ेगा। सर्दी में मछली खा के वार्म अप होने का अपना ही मज़ा है, लेकिन ये मछली खाने की तरजीहात बदलती जा रही हैं, और वो तरजीहात क्या हैं, लोग अब मछली को किस तरीके से मुख्तलिफ अंदाज में बना के खा रहे हैं, शायान सलीम बता रहे हैं। ग्रिल फिश, झींगा टिक्का, झींगा कढ़ाई। शाम ढलते ही केमाड़ी फूड स्ट्रीट में चटपटे और ग़िज़ायत से भरपूर सी फूड्स की तैयारी शुरू कर दी जाती है। दहकते कोयलों पर तैयार की जाने वाली ग्रिल फिश लज्जत में अपना सानी नहीं रखती। रेड स्नैपर, सुरमई, धोतर, मुश्का, काला पापलेट, ये वो मछलियां हैं जो लोग शौक से खाते हैं। हर मछली का अपना एक अलग जायका है और इनको बारबेक्यू करने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। मसाले और दही का आमिज़ा लगी मछली को सीखों पर लगाकर कोयलों में धीमी आंच पर पकाया जाता है, तो इसकी भीनी भीनी खुशबू भूख को और बढ़ा देती है। घर में तो बस वो फ्राई या बेक होती है ना, तो ग्रिल नहीं हो पाती ना, तो इसलिए आके बाहर आके खाते तो अच्छा लगता है। सर्दी में खाने की चीज़ वो बात ही अलग है, कुछ भी खाओ उसका मज़ा ही अलग है, ग्रिल्ड फिश की बात कर रहे थे, तो ये हर एज के लोगों के लिए अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है, डिफरेंस होता है। ये फ्राइड भी नहीं होती, आप कोलेस्ट्रॉल से भी सेव रहते हैं। जायके में मुनफरिद होने के बायस फिश फ्राई के बजाय ग्रिल फिश की मांग बढ़ रही है, लेकिन अच्छी ग्रिल फिश की तैयारी हर किसी के बस की बात नहीं। असल जो ग्रिल हो रही है ना वो हमें यहीं पर मिल रही है। उसकी वजह ये है कि हमने कहीं पर भी जाके देखा तो वो पहले फ्राई करते हैं और फिर ग्रिल करते हैं। वो सिर्फ एक नाम हो जाता है ग्रिल का, लेकिन वो एक्चुअल ग्रिल नहीं होती है। कराची में सर्दी बढ़ते ही शहरी सी फूड्स के लिए केमाड़ी फूड स्ट्रीट का रुख करना शुरू कर देते हैं।
मछली बनाने वाले कहते हैं मछली को सिर्फ सर्दी की ग़िज़ा समझना दुरुस्त नहीं। मछली ताज़ा होवे तो हर मछली खाने वाला है। ये नहीं कि सफ़ेद प्रॉब्लम महंगा है तो ये अच्छा जायका में नहीं, जायके में वो हर मच्छी अच्छा होगा जो ताज़ा हो। लोग ये समझते हैं मच्छी गर्म है, मच्छी ऐसा नहीं है, गर्म नहीं है। हम लोग तो भाई 12 महीने खाते हैं, जो मच्छी खाने वाला है वो भी 12 महीने खाता है। यानी कि रमज़ान में भी हमारा काम, अल्लाह का शुक्र, हम दुकान बंद नहीं करते, हमारा काम चलता रहता है। समंदर के किनारे समुद्री ग़िज़ा के ये रेस्टोरेंट शाम होते ही ख्वाबों के शौकीन शहरियों से भर जाते हैं। लजीज मछली बारबेक्यू खाने के लिए शहरी वक्त को खातिर में भी नहीं लाते और ऑर्डर सर्व होने का तवील इंतजार भी करते हैं। ठंडी ठंडी रातें हों और ताज़ा गर्मा गर्म मछली हो और वो भी ग्रिल की हुई तो खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। वैसे तो कराची में मछली तैयार करने वाले बहुत सारे हैं, मगर केमाड़ी की मछली जो एक बार खाता है वो बार बार आता है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। तो जब तक शायान ने हाथ साफ किया इस पे, महक मैं आपसे पूछूं, आप वैसे आप कौन सी मछली खाती हैं अगर खाती हैं तो? अच्छा, वैसे मैं मछली नहीं खाती, लेकिन मैंने एक ही मछली खाई है, पता नहीं कौन सी थी वो, लेकिन उसमें कांटे बहुत कम थे। एक बड़ा सा कांटा था, वो निकलवा के और फिर मैंने मछली खाई। लेकिन वाकई फैसल, जैसे कि हम कराची का मौसम देखते हैं ना, इस मौसम में समंदर किनारे आप बैठे हों और गर्मा गर्म मछली या स्टेक्स या कोई भी खाने की चीज़ हो ना, वो खाने का मज़ा ही अलग होता है। क्योंकि एक तो मौसम, मुझे समंदर की ठंडी हवा। मुझे पता है आपको कौन सी मछली पसंद है। अब ब्रेक में बताएंगे तो ब्रेक नहीं अभी बता देता हूँ। वो मछली जो कोई और बना के खिलाए वो आपको पसंद है। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। अब शो में बात करेंगे बच्चों के साथ होने वाले नाशाइस्ता रवैयों और नाजेबा सलूक की, उनके इस्तेहसाल की, इनके साथ होने वाली जिनसी बदसलूकी के, जिसका शिकार हर तबके के बच्चे होते हैं, मगर अंदाज और अतवार शायद जुदा होते हैं। एक गैर सरकारी तंजीम समाज ने इस सिलसिले में आगाही पैदा करने का मुनफरिद मंसूबा बनाया। जर्मन सफारत खाने की शराकत दारी से एनिमेटेड सीरीज तैयार की जिसका नाम है सुपर सोनी। पाकिस्तान में बनने वाली नई एनिमेटेड सीरीज के पहले सीजन में लड़कियों के साथ जिनसी हरासानी के बारे में बताया जाएगा। 10 एपिसोड्स यानी 10 सीजन होंगे इसके। हर हफ्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह नशर होगी। सीजन के दूसरे हिस्से में लड़कों के साथ होने वाली जिनसी हरासानी पर रोशनी डाली जाएगी। तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट्स भी, लेकिन उससे पहले तो जिन्होंने आइडिया कंसीव किया, जिन्होंने सारी डायरेक्शन दी, जो इस आइडिया के पीछे हैं, हमारे साथ वो मौजूद हैं। अम्मार अजीज़ जो कि डायरेक्टर हैं और सहर मिर्ज़ा जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में सहर आपसे करना चाहूँगा, किस तरीके से आप लोगों ने ये आइडिया कंसीव किया? ऑब्वियसली ये जो बुराई है माशरे की तो साल से, सदियों से चलती आ रही है। वो क्या पॉइंट था जहाँ पे आपने सोचा कि यार लेट्स डू दिस, इसको करते हैं? आई गेस सहर को आवाज़ नहीं जा रही है क्या? मैं ये बिल्कुल जी, क्या मैं ये क्वेश्चन, अगर अम्मार भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप इस सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा कि व्हाट्स द होल आइडिया बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट? कब से आप लोगों ने शुरू किया, क्या कुछ कर चुके हैं अब तक? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम समा टीवी के आप सबके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें आज मदऊ किया और मौका दिया कि हम इस काम के बारे में बात कर सकें, क्योंकि इस बारे में बात करना ही आमतौर पे बाइस निदामत समझा जाता है। इस माशरे में लोग शर्म झिझक महसूस करते हैं जब भी बच्चों के खिलाफ जिनसी हरासानी के वाक़यात होते हैं। लोग उनको पेरेंट्स हों या गार्डियंस हों, वो बच्चों को खामोश रहने की तलकीन करते हैं, विच आई थिंक इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब तक हम इसको रियलाइज़ नहीं करेंगे कि ये मसला मौजूद है, उस वक्त तक हम इसका हल तलाश नहीं कर सकते। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हमने तकरीबन 2 साल पहले इस आइडिया को कंसीव किया और हमने इस पर आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया। फिर बीच में कोविड ईयर की वजह से देयर वाज अ बिट ऑफ अ गैप, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पैशनेटली इस बारे में कंसिस्टेंटली काम करते रहे। हमें लग रहा था कि कुछ ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए कि जिसको इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों को एजुकेट कर सकें, एम्पावर कर सकें, उनको बहुत ही बेसिक उनके जो राइट्स हैं, बॉडीली राइट्स हैं, उनके बारे में आगाही फराहम कर सकें। और तो ये सारा इसका पस मंज़र था। सही।
अच्छा सहर, आपकी तरफ आती हूँ। आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही तो प्लीज़ मुझे बताएगा कि जिस तरह से अमार भी जिक्र करे और हमने पढ़ा भी, बच्चों के साथ बदसलूकी होना, उन्हें हरास करना और फिर उसके बाद वालिदैन की तरगीब देना कि अच्छा खामोश हो जाओ, किसी से बात ना करो। लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा वक्त बदल गया है। अब तो हम देखते हैं कि डिफरेंट कैंपेन्स चलती हैं और बैड टच, गुड टच के बारे में बच्चों को बताया भी जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। यकीनन आप लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की होगी। पूरे पाकिस्तान में आप लोगों ने देखा होगा कि कितने % ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों को चुप रहने की तरगीब देते हैं और कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बच्चों को बोलने के बारे में कहते हैं। तो ये जो आपका इसके पीछे जो रिसर्च वर्क है, मैं चाहती हूँ कि वो आप हमारे साथ शेयर करें। जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपने काम के बारे में बात कर सकें। जी, जैसा आपने कहा कि ये जो इशू है, इसके साथ एक बहुत मेजर स्टिग्मा अटैच्ड है, जिसकी वजह से ज़्यादा इस पर बात की नहीं जाती। लेकिन अभी रीसेंट पास्ट में मैं ट्रिगर वार्निंग के साथ बात करना चाहूँगी। जब ज़ैनब का केस सामने आया था, उसके बाद बहुत एक मैसिव रिएक्शन हमें देखने को मिला और जो है पीपल टुक टू स्ट्रीट्स और गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया। उसके बाद एक कल्चरल शिफ्ट आया था, हमने भी तभी इस पर काम करना शुरू किया। इनिशियल फेजेस में जब हम इस पे काम कर रहे थे तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि रिसर्च की जो आप बात करी हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हमारी मैसेजिंग जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि हम एक सेंसिटिव इशू से डील कर रहे हैं और हमारी टारगेट ऑडियंस जब बच्चे होते हैं तो हमें अपनी मैसेजिंग हमें बिल्कुल करेक्ट रखनी चाहिए। कोई भी फ्लॉड मैसेज, बच्चों को कोई फ्लॉड इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए। तो ये एक बहुत मेजर हर्डल था, चैलेंज था, जिसको हमने ओवरकम किया अपने स्क्रिप्टिंग के फेज़ में। हम ये नहीं चाहते थे कि बच्चों को कोई ऐसा इम्प्रेशन जाए कि कोई सेवियर आएगा जो उनको बचाएगा। तो सुपर सोनी जो हमारी एनिमेटेड सीरीज़ है, उसमें भी अगर सुपर सोनी बच्चों को डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में से बचा रही है तो वो साथ में उनको एजुकेट भी कर रही है और वो साथ में उनको इतना कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड कर रही है कि वो ऐसी सिचुएशंस में किस तरह से डील कर सकते हैं और क्या फेयरलेसली वो अपने केयर गिवर से, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये सवाल मेरा आप दोनों से है, तो पहले अमार भाई आप इसको कीजिएगा रिस्पॉन्ड के सुपर सोनी, मतलब ये नाम, इसके पीछे क्या आइडिया है? सोनी ये क्या वही कैरेक्टर है जो हम सुनते हैं, वो सोनी महिवाल वाली चीज़, या फिर कोई और? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया। सोनी जो है हमारी पंजाबी फोकलोर में, बल्कि बाकी रीजन्स में भी, शायद सिंधी फोकलोर में भी इसका जिक्र मिलता है सोनी महिवाल का। बहुत ही अहम ये एक कैरेक्टर है और एक ऑलमोस्ट एक फेमिनिस्ट आइकॉन की हैसियत रखती है सोनी, क्योंकि वो सारे चैलेंजेस को, सारे पेट्रियार्कल नॉर्म्स को डिफाई करते हुए वो जो खुद वो चाहती है वो करना चाहती है। तो इंस्पिरेशन नाम की बिल्कुल हमने वहाँ से बोरो की सोनी। लेकिन ज़ाहिर है हमारी जो सोनी है, शी इज़ एन अंडर एज गर्ल, शी इज़ अ 12-year-old गर्ल, तो उसकी कोई उस तरह की, ज़ाहिर है उसका मिशन डिफरेंट है उसकी। लेकिन दोनों का अल्टीमेटली जो पेट्रियार्कल कल्चर है, जिसको हम पिदरशाही का निज़ाम कहते हैं, उसको वो जो सोनी फोकलोर में हमें सुनने को मिल रही है, वो भी उसके खिलाफ मज़ाहमत करती हुई नज़र आती है। और हमारी सोनी भी जो कि बच्ची है, वो भी उसके खिलाफ मज़ाहमत कर रही है। लेकिन हमने कुछ एलिमेंट ज़रूर वहाँ से बोरो किए हैं, जिस तरह घड़े का इस्तेमाल है, जिस तरह कुछ और चीज़ें हैं, कुछ सूफ़ी पोइट्री है उसमें जो हमने इनकॉर्पोरेट की है। तो ये है बिल्कुल। ओके, और सहर, ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दिस इज़ योर एंडीवर टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। नाउ द थिंग इज़ कि ये चीज़ हमारे घरों में हमारे वालिदैन को समझाना कितना ज़रूरी है कि आप अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनको उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं, उनके कपड़े का बंदोबस्त कर रहे हैं, इट्स नॉट इनफ, यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम विद देम, उनको गुड टच, बैड टच, इसके हवाले से एजुकेशन देना, ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, ऐसा है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में और यहाँ पे एक टॉक्सिक पेरेंटिंग का कल्चर है, जिसकी वजह से
रिपोर्ट्स तो आती हैं, हमें मीडिया में पता चलता है कि ये केसेस हैं, रिसर्च वर्क भी हो रहा है और गवर्नमेंट जो है वो एक्शन भी ले रही है, लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं, बिल्स पास होते हैं, लेकिन क्या हम रेडी हैं कि अपने बच्चों से भी बात कर सकें इस बारे में? इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए हमने ये आइडिया सोचा था कि चाइल्ड सेफ्टी एजुकेशन और चाइल्ड प्रिवेंशन एजुकेशन होनी चाहिए। और ये जो इसकी सुपरसोनिक की टारगेट ऑडियंस सिर्फ बच्चे नहीं हैं, इसमें पेरेंट्स भी हैं। जो पेरेंट्स इसको देखेंगे उनको शायद इस सुपरसोनिक को देखने के बाद ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो, उनको शायद ये मौका मिले कि वो अपने बच्चों से इजीली बात कर सकें इस इशू को लेकर। और एक डिबेट ओपन करना चाहते थे हम सुपरसोनिक एनिमेटेड सीरीज़ के थ्रू। सही है। अच्छा सहर, जैसे आपने बात की ना कि पेरेंट्स का बात करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली अगर मैं छोटी बच्चियों की बात करूँ ना तो वो डर जाती हैं। ऑब्वियस है कि छोटी बच्चियों की तो बेस्ट फ्रेंड उनकी अम्मा ही होती है, लेकिन वो कभी कभी डर के मारे अपनी माँ को भी ये चीज़ें नहीं बता सकती। और ये एक काविश जो है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे बड़ा अच्छा रंग लेकर आएगी। अमार, ये तो हमने लड़कियों के हवाले से बात करी। अगर मैं ये कहूँ कि दूसरा सीज़न लड़कों को हैरास करने पर, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे, हमें पता है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम अक्सर ऐसे ड्रामास भी देखते हैं जिसमें आपका कोई चौकीदार है या घर में काम करने वाला कोई है, तो वो जो घर के बच्चे होते हैं ना हमारे, उन्हें हरास करता या फिर उनके साथ बदसलूकी करता हमें नज़र आता है। और फिर बच्चों का भी यही सीन होता है ना कि वो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो जो नेक्स्ट सीज़न होगा उसमें हम क्या डिफरेंस देखेंगे? कौन सा किरदार ऐसा है जो कि बच्चों को बचाएगा और पेरेंट्स को ये बताएगा कि अच्छा, लड़कों के साथ भी बात करना उतना ही ज़रूरी है जितना हम कहते हैं कि छोटी बच्चियों के साथ बात करना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, किरदार तो सोनी ही रहेगी, सुपर सोनी ही के बारे में ये सीरीज़ है। लेकिन जिस तरह से आपने फरमाया उस बारे में मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ये मसला सिर्फ एक तबके तक, एक क्लास तक लिमिटेड नहीं है कि घर में कोई काम करने वाला मुलाजिम या चौकीदार ही वो लोग हैं जिनसे बच्चों को की हिफाजत ज़रूरी है। ये तमाम तबकात जो हैं, चाहे वो और वो तमाम अफराद जिनका बच्चों से बराह रास्त ताल्लुक़ रहता है, चाहे वो असातिज़ा हों, चाहे वो किसी और शोबे में काम करने वाले, मतलब स्पोर्ट्स टीचर्स हों, चाहे, तो ये एक थोड़ा सा, जब हम ये कहते हैं ना, तो हम थोड़ा सा उस चीज़ को हम एलिमिनेट कर देते हैं कि भाई ये ख़तरा हमें अदर्स से है, ये हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स से बहुत मसला रहता है, बहुत केसेस आते हैं सामने। लेकिन बिल्कुल तो लड़कों के हवाले से, बच्चों के हवाले से भी हम इस पर काम करेंगे। लेकिन ये जो हमारा इनिशिएटिव है, ये जिस प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है, उसका नाम है गर्ल्स सेक्सुअल अब्यूज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम, GSAP, जिसका एक कंपोनेंट ये है सोनी, और बाकी उसमें चीज़ें शामिल हैं। और हमारी ये दरख्वास्त है गवर्नमेंट से भी और बाकी तमाम देखने वालों से कि उसमें अगर हमारे साथ व्हाट वी नीड, हम एक चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हमें जिस तरह स्टेट टीवी पर कोई स्लॉट मिल जाए जहाँ पर हम ये दिखा सकें, एंड वी डोंट वांट टू चार्ज एनी मनी फॉर दैट, राइट? दिस इज़ अ नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव। तो ये बड़ी अच्छी बात है अमार, और आई थिंक शायद इस तरह के स्टेप्स हमें लेने चाहिए अपनी सोसाइटी में, क्योंकि बच्चों के हवाले से पेरेंट्स को मोहतात करने की बहुत ज़रूरत है। बेहद शुक्रिया अमार, आपका भी सहरा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बहुत सारी पाकिस्तानी मूवीज़ बहुत अच्छा कर रही हैं, बट द क्वेश्चन इज़, जब भी कोई फॉरेन मूवी आती है तो हमारी मूवीज़ का बिजनेस डाउन क्यों हो जाता है? फिल्म्स की बात करते हैं। मशहूर सुपर हीरो मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम ने रिलीज़ होते ही तो सिनेमा घरों में धूम ही मचा दी, और 3 दिन तो शुरू में टिकट मिलना भी जो है वो आसान नहीं था। वैसे मैं आपको है शौक मूवीज़ वगैरह का, फिल्म्स वगैरह का? नहीं, मुझे मूवीज़ देखने का शौक़ नहीं है, लेकिन वही बात फैसल की, जब हमारे यहाँ इतनी अच्छी और क्वालिटी वाली मूवीज़ बन रही हैं और एक चेंज हमने देखा है अपनी फिल्म इंडस्ट्री में कि वो वाला 90s वाला अब टाइम नहीं रहा। डिफरेंट टॉपिक्स पे और बड़े खुल के जो है ना वो अब बात भी की जाती है मूवीज़ में डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, लेकिन उसके बाद कहाँ पर कमी रह जाती है कि हम ये देखें कि हॉलीवुड की मूवी आके बिजनेस कर जाती है और हमारी जो अपनी मूवीज़ है वो शायद फिर लोग देखना है इसको ज़्यादा तरजीह नहीं देते। तो क्या मसला है? कहीं क्वालिटी
क्वालिटी का कोई इशू है, या शायद अब आवाम का माइंडसेट बन चुका है कि वो ही शायद मार धाड़ वाली मूवीज होंगी हमारी? नहीं, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा? उसका जवाब देखें, आपने खुद भी दिया। अब मैंने आपसे पूछा आपको मूवीज आपने देखती हैं, आपने कहा मुझे शौक नहीं है। अब सोचे जब आप नहीं देखेंगी तो कौन देखेगा मूवीज? हमारी मूवीज कौन देखेगा? सोचें आप। मतलब आपको ना हॉलीवुड की देखती हूं, ना बॉलीवुड की देखती हूं, ना लॉलीवुड की। आपको ना खाना पकाने का शौक है, ना आपको फिल्म देखने का शौक है। मैं आपसे एक दिन पूछूंगा कि यार आपको कौन सा शौक है, फिर हम उस पर सेगमेंट करेंगे। लेकिन अभी जो हम सेगमेंट करने जा रहे हैं उस पर हमारे जो गेस्ट हैं वो बड़े रिनाउंड फिल्म क्रिटिक हैं, उमैर अलवी। उनको वेलकम करते हैं। उमैर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वैसे तो मुझे पता है कि आप बिजी होंगे बिकॉज ये मूवीज़ का जो सीज़न है वो बड़ा बिजी रखता है आपको, बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बताएं उमैर भाई, यकीनन वी कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। यकीनन हमारे सवाल से ये प्लीज़ परसेप्शन मत लीजिएगा कि हम हॉलीवुड का मुकाबला लॉलीवुड से कर रहे हैं। हर किसी का अपना फ्लेवर होता है, बट ऑब्वियसली जब स्पाइडरमैन जैसी सुपर डुपर मूवी आएगी तो वो तो बिजनेस करेगी, बट वेयर आर आर मूवीज़ स्टैंडिंग? हमारी मूवीज़ कहाँ स्टैंड कर रही हैं? वो बिजनेस क्यों नहीं उतना कर पाती? प्लीज़ बताइए। देखिए, फिल्म बनाना अगर एक साइंस है तो फिल्म को प्रमोट करना और उसको किस्मत लगाना है, वो भी एक साइंस है। तो अगर आप स्पाइडरमैन के सामने जो है वो अपनी फिल्म लगाएंगे तो इसका मतलब ये कि आप चलते हुए ट्रक के नीचे जो है वो आके खड़े हो जाएं सामने, कि मतलब ट्रक तो आ रहा है, मेरे ऊपर से गुजर जाए, कोई मसला नहीं है। तो अब जब इस किस्म का एटीट्यूड होगा तो फिल्म का बिजनेस जो है वो वैसे भी नहीं होगा। और देखिए, स्पाइडरमैन का जो वो था, लोगों को देखने का शौक था, वो आज से नहीं था, वो स्पाइडरमैन में तीनों होंगे, स्पाइडरमैन में इतने विलेंस होंगे, स्पाइडरमैन कैसे बचाएगा, और सब कुछ था। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट एक अलग ही लेवल का होता है। अब आप पाकिस्तानी फिल्म जैसे आप कह रहे हैं कि खेल खेल में और कहे दिल जिधर, ये दोनों लगी हुई है इस वक्त सिनेमा में। अब एक ने 10 दिन का टाइम दिया मार्केटिंग का, एक ने 15 दिन का टाइम दिया मार्केटिंग का। तो ऐसे तो मार्केटिंग नहीं हो रही। आप सोचिए, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं पाकिस्तान में, सिनेमा गोअर्स बेसिकली, जिन्हें पता ही नहीं है सिनेमा खुल गया। तो जब ऐसे हालात होंगे, आप मार्केटिंग भी जो है, लेकिन टेलीविजन पे मार्केटिंग और सोशल मीडिया पे मार्केटिंग सेलेक्टेड आदमियों, सेलेक्टेड लोगों तक जाती है, हर किसी तक नहीं जाती। पोस्टर लगा देने से मतलब ये नहीं होता कि आपकी फिल्म जो है वो सबको पता चल गया। आपको लोगों को इस वक्त पेंडेमिक के बाद घर से पकड़ के लाना पड़ता है, और स्पाइडरमैन को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। स्पाइडरमैन 6 महीने से यही कर रहे थे। तो है फ़र्क। हमारे यहाँ जो है हम फिल्म बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी फिल्में बन रही हैं, तवातर से नहीं बन रही हैं। देखें तो 2020 और 2021 में मिला के 3 फिल्में आई हैं। तो मैक्स अब इस 3 या 4 फिल्में मैक्सिमम आप देख लीजिए। तो इसमें क्या कह सकते हैं आप, जब इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि मतलब कौन सी फिल्म जो है उसको किस वक्त लगाना है। हर आदमी ईद के चक्कर में जाता है, और बाकी जो दोनों ईदों के अलावा 50 हफ्ते हैं वो सब जो है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो फिर लोग भी जो है वो अपना कन्वीनियंस देखते हैं ना। सही है। अच्छा उमैर भाई, जैसे आप बात करें टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लाइक आपने खुद जिक्र किया ना कि एक तरफ स्पाइडरमैन है और दूसरी तरफ अगर हम ये देख लें तो ऑब्वियस सी बात है लोगों का रुझान ज़्यादा उस तरफ होगा। फिर तीसरी चीज़ आगे मार्केटिंग का तरीका भी बड़ा अलग होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये आपसे पूछना चाहूँ कि जिस तरह की चीज़ों पर अब हमारी मूवीज़ बनना शुरू हो गई, जैसे कि खेल खेल में और पीछे तो देखो, या बाकी जो 2-3 मूवीज़ मज़ीद आई हैं, तो डू यू रियली थिंक कि जो अब माइंड लेके हम आ रहे हैं मूवीज़ में, या जो हम देख रहे कॉन्सेप्ट मूवीज में, वो भी ठीक है या वो चेंज होना चाहिए? देखिए, आप खेल खेल में को और किसी और फिल्म को कंपेयर इसलिए नहीं कर सकती कि जो खेल खेल में के फिल्म मेकर्स हैं वो एक अलग ही ब्रीड है। तो जो भी फिल्म बनाते हैं वो अलग ही बनाते हैं, चाहे वो नामालूम अफराद, चाहे वो नामालूम अफराद हो, एक्टर इन लॉ हो या लोड वेडिंग हो। तो पाकिस्तान में मेरे हिसाब से सिर्फ जो 3-4 लोग जो ढंग की फिल्में बना रहे हैं उसमें नबील कुरैशी और फिजा अली मिर्जा हैं, एहसन रहीम हो गए, नदीम बेग हो गए, और एक कोई आप और एक्स्ट्रा आदमी का नाम ऐड कर लीजिए, बस दैट्स इट। बाकी सब वही फिल्में बना रहे हैं जो हम 1990 की दहाई में बनाया करते थे। कोई उसके अंदर जो है वो टॉपिक ऐसा नहीं होता है कि आप जो है उस पर वाह करके बैठ जाएं। टॉपिक सब हर आदमी ऑन पेपर बेहतरीन टॉपिक लेके आता है, लेकिन जब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो इतने भोंडे तरीके से करते हैं कि मतलब मुझ जैसा आदमी भी जो मतलब कोशिश करके भी सपोर्ट करना चाहे तो सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। सही है। और उसके अलावा जो है, आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने दिमाग में बना लिया है कि आपकी फिल्म सुपरहिट है, चाहे वो आए या ना आए,
तो फिर उससे जो है वो आप ऑडियंस जो है वो उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ऑडियंस जो है वो दुनिया भर की चीज़ें देख रही है, कोरियन सिनेमा देख रही है, अमेरिकन सिनेमा तो देख ही रहे हैं, ईरानियन सिनेमा देख रहे हैं और सारी इंडी फिल्में देख रहे हैं, उन्हें सब पता है। अगर आप उन्हें बेवकूफ़ समझेंगे तो फिर उनके पास फारिग टाइम नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टिकट प्राइसेस, देखिए नेटफ्लिक्स जो है वो अगर आप सिंगल पर्सन वाला लेते हैं तो वो आपको 800 से कम का पड़ता है और यहाँ एक टिकट जो है वो 800 रुपये का है। तो अब आप खुद सोच लीजिए ना कि 800 रुपये में अगर आप जाके एक बुरी फिल्म देख रहे हैं यार, एक सब एवरेज या बिलो एवरेज सब पार फिल्म देख रहे हैं, तो फिर कौन जाएगा दूसरी फिल्म में जो अच्छी होगी। बिल्कुल, अगर आपने एक बुरी फिल्म देख ली है तो वो उससे 3 अच्छी फिल्मों का नुकसान होता है और ये हमारे यहाँ आज से नहीं हमेशा से हो रहा है। अच्छा उमर भाई, एक सॉरी टू कट यू बट वन मोर पॉइंट, आपने मार्केटिंग की बात की, आपने ऑब्वियसली इफ़ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट यू हैव टू मार्केट इट ताकि वो बिके, बट द थिंग इज़ पाकिस्तान जैसे खित्ते में जहाँ पे जैसे आपने 90s का जिक्र किया, वी वर रॉकिंग द स्टेज जब हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, हमारे बैंड्स, हमारी इतनी ज़बरदस्त म्यूज़िक थी। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, जब हमारा पड़ोसी मुल्क अपनी फ़िल्म की तशहीर करता है वो प्रोमोस, टीजर्स और अपने म्यूज़िक पे, अपने गानों पे बहुत ज़्यादा फोकस करके, हालांकि अब उनके अभी माजरत के साथ गाने कचरा रीमिक्स को उठा के कचरा कर रहे हैं सब कुछ, बट स्टिल वो बिक रहा है। तो ये हमारी मूवीज़ जो बना रहे हैं लोग, क्या वो इस पहलू को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि भैया म्यूज़िक भी कोई चीज़ होती है, गाने भी कोई चीज़ होते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए? देखिए कहे दिल जिधर इस वक्त सिनेमा में लगी भी उसके तो गाने अच्छे, इसलिए वो सुरूर बैंड जो है उसने कंपोज किए हैं, उनके साथ आतिफ अली एक म्यूजिशियन है दुबई की, उन्होंने भी किया है। लेकिन मसला यही है ना कि आप खाली म्यूज़िक से नहीं अट्रैक्ट कर सकते। अब आपको और मुझे पता है कि जुनैद खान जो है ही इज़ अ सिंगर एंड एन एक्टर, तो फिल्म में वो गाना नहीं गा रहे, तो ये एक टर्न ऑफ हुआ। ठीक है, जो उनके फैंस हैं जो सिनेमा में जा रहे हैं कि जुनैद खान की फिल्म आ रही है, उनकी वो गाना गाएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। ये स्मार्ट मूवमेंट्स होती हैं, स्मार्ट डिसीजंस होते हैं जो फिल्म को लेके आगे चलते हैं, ऐसा नहीं हुआ। बाकी इसके अलावा जो हमारी फिल्मों के गाने वो तो वैसे ही आ रहे हैं जैसे इंडिया में आ रहे, कोई खास तो नहीं आ रहे हमारे। तो आप मुझे बता दीजिए पिछले 5 साल में कौन सी फिल्म का गाना है ऐसा जो आपके प्लेलिस्ट में मौजूद है? मेरे पास तो हार्डली 4 से 5 होंगे जी, क्योंकि मैं तो देखता हूँ जाके। तो मसला ये नहीं है कि गाने अच्छे हैं, मार्केटिंग नहीं हो रही, सब कुछ है, ओवरऑल पैकेजिंग ही गलत है। आप जब स्मार्ट अपने आप को समझेंगे, आप जब किसी की बात नहीं सुनेंगे, आप जब ये दिमाग में बना लेंगे कि ओहो हो फिल्म तो हिट है, लोग आए या ना आए, तो ऐसे नहीं होता। आपको लोगों को पकड़ के जाना पड़ता है। आप देखिए कि पिछले 5 साल में जो सारी फिल्में हिट हुई हैं वो पूरी तरह से एंटरटेनिंग फिल्में थी, लोगों ने घरों से निकल के एक 2 दफ़ा देखी, वो उसकी भी और मोस्टली की मार्केटिंग अच्छी हुई थी। जैसे आप देखें कीफा एंड ट्रबल की मार्केटिंग अच्छी हुई थी, पंजाब में यंगी की मार्केटिंग अच्छी हुई थी, स्मार्ट हुई थी। कीफा एंड ट्रबल तो रिलीज़ भी ईद पे नहीं हुई थी, आप सोचिए वो इलेक्शन के दिन हुई थी, जिस दिन इलेक्शन से 2018 में, उसके बावजूद वो फिल्म चल गई। तो वही है कि आपको जो है अपनी प्रेजेंस दिखानी होती है, आपको ये बताना होता है दुनिया को कि हम ये फिल्म बना रहे हैं और आप ये फिल्म क्यों देखें, ये नहीं कि ये फिल्म सिनेमा में लगी आप देखें आगे। सही। अच्छा उमर भाई, जैसे आपने जिक्र किया ना डिफरेंट मूवीज़ का, क्या ये भी लोगों का माइंड है कि अच्छा फलाने जो है वो बैनर तले मूवी आ रही है तो ये हिट होगी, इस बैनर तले मूवी आ रही है तो ये वाली हिट नहीं होगी? जैसे डिफरेंट चैनल्स भी हमारे, उनके एंटरटेनमेंट चैनल्स भी है, जैसे हमने जिक्र किया नामालूम अफराद का, या हमने जिक्र किया कि पंजाब नहीं जाऊंगी, या फिर हमने दूसरी मूवीज़ का जिक्र किया। तो ये बैनर्स के तले आना, ये भी एक माइंड होता है कि अवाम ये सोचती है कि अच्छा फलाने बैनर के तले तो फजूल सी मूवी होगी। नहीं, ऐसा देखिए होता है। आप खुद देखिए ना कि नामालूम अफराद जैसी थी, वो एक अलग डिस्ट्रीब्यूटर आया था, उसका कोई चैनल नहीं था। एक्टर इन लॉ अलग डिस्ट्रीब्यूटर था, कोई चैनल नहीं था। इसी तरह से आपका बल्कि चैनल था, वो चैनल ऐसा था, वो उर्दू वन, वो कोई जानता भी नहीं था कि वो फिल्म लेके आ रहे हैं। इसी तरह से आपका लोड वेडिंग चैनल अलग था, डिस्ट्रीब्यूटर अलग था, और नामालूम अफराद 2 चैनल अलग था, डिस्ट्रीब्यूटर अलग था। तो ये इसी में फिल्म मेकर की आपको बता रहा हूँ कि वो हर दफ़ा अलग डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आए हैं, हर दफ़ा अलग चैनल के साथ आए हैं। जब काम अच्छा करेंगे, जब आप दिल से काम करेंगे, जब आप लोगों को अक्लमंद समझ के फिल्म बनाएंगे तो सब आएंगे। अगर आप लोगों को बेवकूफ़ समझेंगे, अगर आप ये समझेंगे कि यार फिल्म आएगी लोग तो देखेंगे आके, तो कोई नहीं आएगा। आप खुद देखिए, आपने ईदों पे क्या, हमने ईद पे क्या किया हुआ है, हमने 4 फिल्में, 3 फिल्में लेके आ रहे हैं। देखिए 3 फिल्मों का मतलब है कि जो आपका लिमिटेड बॉक्स ऑफिस है वही डिवाइड हो जाए,
उन 3 में से 2 हिट होंगी और 1 फ्लॉप होगी। ये कोई नहीं सोचता। ये इस अगली हिस्से भी यही होगा। उसकी ठीक है उमर भाई, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। पाकिस्तानी सिनेमास को जो हम कहते हैं ना कि रिवाइव हो रहा है, तो रिवाइव के साथ साथ आई थिंक रिवाइज होना बेहद ज़रूरी है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की। जब हम खेल की बात करते हैं ना तो सबसे पहले एक ही चीज़ जहन में आती है क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट के अलावा एक और खेल है जो कि जिसकी तरफ अब बहुत ज़्यादा तवज्जो है और जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा क्लब्स बनना शुरू हो गए हैं, वहाँ पर लोग खेलते भी हैं। कराची का तो एक इलाका ऐसा है लियारी जो कि इस हवाले से बहुत मशहूर है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ फुटबॉल की। वहाँ का बच्चा फुटबॉल खेलने का हुनर जानता है। अब कुछ क्लब्स ऐसे हैं जिनकी टेक्निक्स अलग होती है, अलग तरीके से वहाँ पर खेला जाता है, लेकिन कराची का एक क्लब ऐसा है जहाँ पर सिर्फ कराची नहीं बल्कि बाहर के बच्चे भी खेलते हैं, यानी कतर के बच्चे भी खेलते हैं, दीगर ममालिक के बच्चे भी खेलते हैं। और मेसी या रोनाल्डो जैसे उनके स्टाइल्स होते हैं और वो सिर्फ गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि उन्हें सपोर्ट किया जाए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल खेलते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान की पहचान बनाएं। अब फैसल वहाँ गए, उन्होंने विजिट किया वहाँ का, क्या क्या वहाँ पर सहूलियात थी और किन किन चीज़ों की कमी थी, ये दिखाते हैं आपको। मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे, ये बात दीगर शहरों पे तो सादिक आती थी, लेकिन कराची और कराची में रहने वालों के समझ नहीं आती थी। क्यों भाई? कंक्रीट का जंगल बना दिया है इस शहर को, बच्चे खेलें तो कहाँ खेलें। लेकिन अब शायद कराची वालों के थोड़े थोड़े समझ में आना शुरू हो गई है, इसीलिए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये छोटे छोटे ग्राउंड्स बनना शुरू हो गए हैं जहाँ पे आसपास के बच्चे आते हैं और शाम के वक्त में बजाय किसी मनफी सरगर्मी में मुलव्विस होने के फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे ही फुटबॉल क्लब के ग्राउंड में। सो उस दोस त्रेस ए युगो कहते हैं कि कराची में टैलेंट की कमी है। अब टैलेंट कैसे आएगा? ग्राउंड होगा तो इस तरह के टैलेंट आएंगे और टैलेंट आएगा तो गोल होगा। तो क्लब के कोच मोहम्मद इमरान भाई हमारे साथ मौजूद है। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र है मालिक का। इमरान भाई, ये शहर के बीचों बीच लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है, तो कब से ये क्लब है और कब से आप कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पे? क्लब तो बहुत पुराना क्लब है हमारा, तो अकेडमी के तकरीबन 5 साल से ऊपर हो चुके हैं तकरीबन हमारे। और कोचिंग 5 साल से ही कर रहे हैं? जी हाँ, कोचिंग में 5 साल से ही कर रहे हैं। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पे अभी आते हैं? जी तकरीबन 200 से ऊपर है। और ये 200 से इसी इलाके के हैं कि बहुत सारे कौन कौन सी जगहों से आते हैं? ये पूरे कराची से आते हैं, जगह न्यू कराची है, नाजमाबाद है, बहादुराबाद से आते हैं, जौहर से आते हैं, गुलिस्तान जौहर, जैसा कि एयरपोर्ट के सर मलिक की तरफ से के बच्चे आते हैं। पूरे कराची से हमारे यहाँ बच्चे आ जाते हैं। कैसा टैलेंट होता है? जैसे कहते हैं ना कि यार हमारे पास टैलेंट तो बहुत अच्छा है, सहूलियात नहीं होती, इस वजह से टैलेंट ऊपर नहीं जाता। टैलेंट कैसा है हमारा? टैलेंट अच्छा है माशाल्लाह। नए बच्चे भी आए हैं, अभी इसको सीखने को थोड़ा टाइम लगता है ना। अब नए बच्चे हैं, उनको सिखाएंगे तो टैलेंट आएगा ना इनको। तो इमरान भाई हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि 200 बच्चे यहाँ पे आते हैं, और सिर्फ ये नहीं कि गुलशन या गुलिस्तान जौहर से, पूरे कराची से यहाँ पे बच्चे आते हैं। हम दीगर मजीद यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। फुटबॉल जैसे टीम गेम में कोचिंग का बड़ा अहम किरदार होता है। अब जैसे शहर कराची है, वहाँ ग्राउंड्स की इतनी कमी है, तो बाकी स्पोर्ट्स स्टाफ और दीगर की भी कमी होती है। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ पे माशाल्लाह लाइट्स भी हैं, इसके अलावा जो ग्राउंड और जो फील्ड है, फील्ड की भी सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त है, कोचिंग स्टाफ भी बड़ा भरपूर है। तो हमारे साथ हेड कोच शाहिद भाई मौजूद हैं और जुबैर भाई मौजूद हैं। आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? शुक्रगुजार हैं आपके। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं समा न्यूज़ को, और आपके शुक्रगुजार हैं कि आप फुटबॉल के बारे में हमसे बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं शाहिद भाई, कब से यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, कब से जो है इधर बच्चे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसी क्वालिटी है, कैसा टैलेंट है? मैं अपने खेल गेम के बारे में बता रहा हूँ आपको। जब से हमारा तकरीबन 1964 से क्लब है, तो 84 से 1984 पर रजिस्टर किया हमने इसको। तो मैं गोड के बारे में बताऊँ, इस इलाके के बारे में बताऊँ, तकरीबन ये पाकिस्तान बनने से पहले हमारा यहाँ पर गोड बना हुआ है 1920-1926 से। ये रॉ टैलेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, वो नाम कमा जाते हैं।
लेकिन जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो इतनी वर्ल्ड स्टैंडर्ड वाली नहीं होती हैं, इस वजह से हमारे बच्चे जो हैं शाइन नहीं कर पाते हैं। तो कैसी क्वालिटी है इधर? टैलेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, मधु फुटबॉल एकेडमी के अंदर ऐसे टैलेंट हैं। मुइन जैसा प्लेयर हमारे पास है जो पाकिस्तान का टॉप स्कोर है 2 मरतबा, सऊदी अरब में भी खेल चुका है और मलेशिया में भी खेल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह छोटा सा था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 में खेल चुका है वो। हमारे पास पूरे कराची के प्लेयर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बाहर मुल्क के भी हैं, वो भी यहाँ पर खेलते हैं हमारे साथ। चाइना से हैं कुछ लड़के जो कोरोना की वजह से वहाँ से अब हो के फिर हमारे पास ट्रेनिंग करने आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है। तो हमारे पास बिलाल भी है, उसके भाई भी हैं, चाइना से थे वो लोग खेलते थे, 2-3 लड़के कतर से आए, वो भी इधर हमारे पास ट्रेनिंग करते हैं। हमारे पास अल्लाह पाक की नेमत हैं, कुदरती हमारे पास टैलेंट है और शौक से आते हैं। और आप देख रहे हो माशाल्लाह रात को 2 बजे तक यहाँ खेलते हैं बच्चे। शाहिद भाई, वैसे तो आप बता रहे हैं कि बड़ी यहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छे वो किया हुआ है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत अगर कमी है, मैं आपसे पूछूं कि आप क्या चाहेंगे कि यहाँ पे मज़ीद चीज़ें हों? मज़ीद चीज़ें मैं ये बता रहा हूँ, लाइट आपके सामने 2 लाइटें अगर जल रही तो 4 बंद हैं। सबसे पहले तो लाइटों का काम होना चाहिए, उसके बाद हमें स्पॉन्सर मिले ताकि फुटबॉल और ऊपर जाए। हम आगे चलते हैं, कुछ आपकी यंग फुटबॉलर्स हैं यहाँ पे, उनसे आपकी अब मुलाकात करवाएं। हमने कोचिंग स्टाफ से तो बात की, अब उनसे बात करते हैं जिनकी कोचिंग हुई है और जिन्होंने खेला है, और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि दुनिया भर में खेला है। तो मेरे साथ बिलाल, अंजला और ओकाशा मौजूद हैं। अच्छा, ओकाशा को देख के मुझे अर्जेंटीनियन प्लेयर्स की याद आ रही, क्योंकि वो इसी तरह हेडबैंड लगाते हैं। तो मुझे पहले तो ये बताएं कि बिलाल, आप माशाल्लाह चाइना में खेल कर आए हैं जी, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? तो मैं चाइना में पैदा हुआ था, मैंने चाइना में पला हूँ, तो बचपन से शौक़ था फुटबॉल का, तो मैं चाइना से खेलता आ रहा हूँ। चाइना में माशाल्लाह फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, पाकिस्तान के मुकाबले में थोड़ी बेहतर है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है यहाँ जो कोचेज़ हैं बहुत बेहतरीन है। यहाँ के कोचेज़ उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हर प्लेयर पे फोकस करते हैं। ये नहीं जो सिर्फ खेल रहे हैं उन पे फोकस करते हैं, हर किसी पे फोकस करते हैं। और यहाँ मतलब मैचेस भी हमें खिलाए जाते हैं प्रोफेशनली 11v11, जो वहाँ नहीं होता था, और यहाँ मतलब बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। ओके, अच्छा अंजला, अगर मैं आपसे पूछूँ आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन है, किसको आइडियलाइज़ करते हैं? मैं बचपन से मैंने मेसी को देखा है और बचपन से मेसी को आइडियलाइज़ किया, लियोनेल मेसी को। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए दुनिया में अच्छा खेलना चाहते हैं? जी, कोशिश तो यही है, मेहनत यही है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि बंदा आगे जाए, पाकिस्तान की टीम आगे जाए। हर साल ये होता है कि फीफा पाकिस्तान को बैन कर देता है, इसकी वजह से हमें कोई चांस नहीं मिलता आगे जाने का। खबरें आती हैं कि फीफा ने पाकिस्तान को बैन कर दिया और इस तरह के मसले हो गए, 2 बॉडीज़ हैं आपस में लड़ रही हैं, यार आप लोग को ये फील नहीं होता कि हम आते हैं यहाँ पे भले से एंजॉयमेंट के लिए खेल रहे हैं, बट स्टिल आप इधर स्वेट, अपना ब्लड, अपनी सारी चीज़ें इधर बहाते हैं, तो फील नहीं होता कि काश कि ये ऊपर वाली चीज़ें ठीक हो जाएं, तो फिर नीचे तो माशाल्लाह टैलेंट तो बहुत है। टैलेंट पाकिस्तान में इतना है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे पाकिस्तान को तो पाकिस्तान की बहुत अच्छी टीम बन जाए, लेकिन यहाँ का सपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक गेम है क्रिकेट, उसी पे लगे रहता है। फुटबॉल में फ़ायदा नहीं होता, लेकिन हम लोग फिर भी मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। ओके, और अब मैं अगर कहूँ कि ओकाशा टीनो के पास चलते हैं, कौन है आपका फेवरेट प्लेयर ओकाशा? मेरा फेवरेट प्लेयर मेसी है, बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। अच्छा, फेवरेट फुटबॉल क्लब? मेरा फेवरेट फुटबॉल क्लब शुरू से एक ही है, जिसको देख के फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया है, FC बार्सिलोना, बेस्ट क्लब है। बार्सिलोना। तो कैसा लगता है व्हेन यू आर इन्वॉल्वड इन अ पॉजिटिव एक्टिविटी? देख के बहुत अच्छा लगता है कि अपनी उम्र के ही दोस्त जो और लोग गलत कामों के अंदर लगे हैं, इस उम्र के अंदर सिगरेटों के अंदर लगे हैं और ये सब गलत नशों के अंदर लगे हैं, लेकिन यहाँ के लड़के सब फुटबॉल के ऊपर फोकस करते हैं, गेम के अंदर जो है बेटर खेलने की और अच्छा खेलने की जो है ना उसके ऊपर फोकस करते हैं। कुछ मैसेज देना चाहें आप उन अथॉरिटीज़ को, PM को, सदर को कि यार एक नज़र ज़रा स्पोर्ट्स पे भी देखें तो प्लीज़? सबसे बात जो है ये बुरी लगती है कि हमारे यहाँ एक गेम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्रिकेट के ऊपर, इसलिए हमें और गेम्स के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए और देखना चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर कोई मैसेज देना चाहें PM को? बस मेरा मैसेज यही है PM को कि जिस तरह क्रिकेट पे फोकस हो रहा है उस तरह अगर फुटबॉल पे अगर फोकस होगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग भी जाके हम लोग कम्पीट कर सकते हैं वर्ल्ड कप में जाके। मुझे पता है इतना टैलेंट है इस अकेडमी में, इतना टैलेंट है। इंडिया को हरा चुके हैं भाई 2-1 से। और बिलाल, आखिर में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें? मैं बस ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल की फैसिलिटीज़ बढ़ाएं, ग्राउंड बनाएं। पूरे कराची में ये एक ग्राउंड है जो बहुत अच्छा ग्राउंड है, बेहतरीन है, और अल्लाह के फजल करम से हम यहाँ खेल रहे हैं। बिकॉज स्पोर्ट कोई भी हो वो हमारी जनरेशन्स को नेगेटिविटी से दूर रखती है और मस्बत सरगर्मियों में जो है वो इन्वॉल्व करके रखती है। अब आपकी नेशनल स्टार से भी मुलाकात कराते हैं।
जब हम दुनिया में देखते हैं फुटबॉल क्लब्स, फुटबॉल टीम्स, तो हम ये इमेजिन करते हैं कि कहाँ से ये स्टार्स आते हैं। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में रूनी कैसे स्टार बन गया, FC बार्सिलोना में जो है वो मेसी कैसे स्टार बन गया। वो इन्हीं ग्राउंड्स में, ऐसे ही ग्राउंड्स में खेल के तो बड़े होते हैं, वहाँ पे फोकस किया जाता है, वहाँ खेल से मोहब्बत की जाती है। तो हमारे पास भी ऐसे पहले भी बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं, हमें सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, उनको सामने आपके लाने की ज़रूरत है। ऐसे एक स्टार मौजूद है, मोइन अहमद। मोइन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप सुनाएं सर? मोइन, सबसे पहले तो कैसा लगता है जब आप ये जो पाकिस्तान का जो झंडा है, ये फ्लैग है, इसको जब आप सीने पे सजा के खेलते हैं, कैसा लगता है? सर बहुत प्राउड फील करते हैं जब अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, अपने कौमी टीम के लिए सर। तो सर फ़ख्र की बात है हमारे लिए, हमारे क्लब के लिए, हमारे कोचेस के लिए, और स्पेशली हमारे जो न्यू बॉयज़ हैं अकेडमी के, जहाँ से मैं गुजरा हूँ। जैसे मैं 5-6 साल का था, तब से मैं इस अकेडमी में ही खेल रहा हूँ, मधु मोहम्मद के अकेडमी में। और कराची में हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे यूथ के ही ट्रॉफीज़ जीत चुके थे। और हमारा ये जो कोच है सुबैर भाई हमारे साथ है, जो फैसिलिटीज़ हमारे को ज़ाहिद भाई देते हैं। जैसे कि अभी कितने प्लेयर कोई भी अफोर्ड नहीं करते, स्पॉन्सर्स की कमी होती है। और अभी जो सूरत हाल चल रहा है पाकिस्तान में, 2 फेडरेशन की जो मसले हैं उनको हल किया जाए ताकि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का कुछ सोचा जाए, उन पर फोकस किया जाए। कहाँ दुनिया में कहाँ रिप्रेजेंट किया है, खेला है पाकिस्तान की तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट में साफ कप खेलने गया नेपाल 2018 में, जहाँ मैंने पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए 3 गोल स्कोर भी किए थे। और इंडिया जैसे टीमों को, जैसे टफ टीम है इंडिया, भूटान, नेपाल, उन जैसे टीमों को हमने हरा कर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया था। AFC क्वालिफायर्स चले थे सऊदी अरेबिया, वहाँ पर भी मैं गया था नेशनल टीम के साथ। वहाँ पर भी मैंने सऊदी जैसे टफ टीमों के साथ में गोल स्कोर किया, और सीरिया जैसे ओमान जैसे टीमों के साथ मैंने खेला अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ये ड्रीम है कि अब मैं एक छोटे से इलाके मधु गोड से हूँ, मेरे बाद भी 3-4 और मोइन निकले, डिपार्टमेंट बने, नेशनल टीम के लिए खेले। अभी हमारे फेडरेशन के मसले चल रहे हैं, 2 फेडरेशन के दो ग्रुप चल रहे हैं और डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? टैलेंट हमारे पास बहुत है, ज़रूरत है फैसिलिटीज़ की, और इसी तरह की एक फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है, ये गुलशन ब्लॉक 11। और जो भी ये देख रहे हैं, जो भी कराची में लोग मौजूद हैं, जो वालिदैन हैं ख़ास तौर पे, अभी सर्दियों की छुट्टियाँ भी हुई हैं, तो बजाय ये कि वो अपने बच्चों को मोबाइल दे के कहें कि यार जान छोड़ो मेरी, बच्चों को इधर लेकर आएँ, थोड़ा फिज़िकल एक्सरसाइज करवाएं, ताकि उन्हें भी जो है वो मौका मिले अपने बच्चों को अच्छा खेलता हुआ देखने का, और बच्चे भी जो है वो मोबाइल से थोड़ा नहीं। किसी भी मुल्क का स्पोर्टिंग टैलेंट उसकी गलियों में छुपा होता है। पाकिस्तान और कराची का स्पोर्ट्स टैलेंट भी इन्हीं गोटों, इन्हीं गलियों, इन्हीं मोहल्लों में छुपा है। टैलेंट तो है, लेकिन अगर नहीं है तो वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, ऐसे में मधु मोहम्मदन फुटबॉल क्लब और इस जैसी अकेडमीज़ ये इंश्योर करती हैं कि हमारा ये छुपा हुआ, ये हिडन टैलेंट ना सिर्फ मुल्की सतह पर अच्छा परफॉर्म करे, बल्कि दीगर दुनिया में भी जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सर 10 रुपए में चाय पिलाऊं? इलायची वाली चाय पीजिए, 10 रुपए में चाय पियेंगी मैडम? चाय पीजिए, सिर्फ 10 रुपए में चाय। चाय पियेंगे सर? मुझे भी चाय मिलेगी कैसर भाई? मिलेगी कैसे सर? हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। वेलकम टू द स्टूडियोज। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? तो ये कैसर भाई आप चाय बनाने का सिलसिला जारी रखें। और सुबह सुबह तो आपको पता है कि जो हमारी पूरी ये समा फैमिली है, बगैर चाय के तो चलती ही नहीं। हमने सोचा कि बहुत दिनों से कैसर भाई का जो है नाम वो ज़ेरे गर्दिश है सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना आज हम इनकी चाय भी इंजॉय करें और इनसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू भी करें। तो कैसर भाई, आपने मुझे तो चाय दी नहीं, मैं एंड में पीऊँगा, आखिर में पीऊँगा, लेकिन ज़रा मुझे ये बताएं कि आपका ये जो बैक पैक है, इसमें क्या कुछ होता है, ये कितना वज़नी है, कब से ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सर ये तो शुरू किया बेरोज़गारी की वजह से। मेरी वालदा हैं, 60 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी है सर। वो रिटायर्ड हुई हैं DMC से, 7वें महीने का लेटर निकला हुआ। तो पहले मैं छोटे काम करता था गली मोहल्लों में, ये वो काफ़ी काम करता था, गुजारा चलता था, वालदा की सैलरी आती थी। तो 7वें महीने जब लेटर निकला तो उसमें सैलरी स्टॉप हो गई।
अभी 6-7 महीने होने वाले हैं सर, अभी तक ना कुछ पैसे मिले। मैंने सोचा मिलेंगे तो कारोबार करूँगा, ना मिलने की वजह से घर में तंगी आ गई पैसों की वजह से, तो फिर मुझे काम करना पड़ा। फिर मैंने एक आइडिया निकाला कि मैं चाय बेचूँगा, बाहर जाकर लोगों को जाकर चाय पिलाऊँगा। तो अभी तक पेंशन भी स्टार्ट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी काम करना पड़ा हालात की वजह से। तो ये अच्छा आइडिया निकला सर मेरे। ये तो अच्छा आइडिया, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो हैं वो बाहर कोई ढाबा कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें, जिसकी जितनी रिसोर्सेज होती हैं उस हिसाब से वो करता है। कैसर भाई, आपने यकीनन बहुत सारी जो आपकी परेशानी है वो हमें बताई, लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपने इंतज़ार नहीं किया कि मुझे कहीं से कुछ ऐसी इमदाद आ जाए या कुछ हो जाए, या आपने अपने बल पे शुरू कर दिया। जी हाँ बिल्कुल, मैंने 2000 रुपये से काम शुरू किया सर ये। और वैसे कारोबार करने के लिए लाखों चाहिए होते हैं या बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, हज़ारों में भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन मेरे पास जितने थे मैंने वो आइडिया लगाया, 2000 रुपये में मैंने ये तैयार किया और मैं चाय बना के बेचना शुरू कर दी। और 10 रुपये में चाय पिला रहा हूँ सर। 10 रुपये में चाय पिला रहे हैं। वैसे आजकल क्या भाई, आजकल क्या चल रही है चाय की कीमत? चाय तकरीबन 25 रुपए की एक कट चाय मिलती है, जिसको आधा कप बोलते हैं। आधा कप बोलते हैं, और आप 10 रुपए की 10 रुपये में मैं दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है। और वैसे मुझे ये बताएं, किस तरह आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं? सुबह उठे, फिर आपने ये बैग कैसे प्रिपेयर किया, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ। ये बैग की प्रिपरेशन, इसमें आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या डालते हैं, ये बताएं मुझे। बिल्कुल सर, सुबह जैसे ही उठता हूँ बच्चों को नाश्ता बनाना, वालदा की उम्र ज़्यादा है इसलिए मिलके हम काम करते हैं। नाश्ता करने के बाद स्कूल छोड़ता हूँ, चाय बनाता हूँ, चाय तैयार करने के बाद इस बैग को जो मैंने बनाया, इसके अंदर मैंने थर्मास बनाया कूलर को ना। अच्छा। क्योंकि इतना बड़ा थर्मास नहीं मिल रहा था तो मैंने कूलर ही को थर्मास बनाया। आप कूलर लेके चल रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास कूलर है, थर्मास नहीं है, क्योंकि मैंने थर्मास ढूंढा तो सब थर्मास में से ऊपर से चाय निकलती है। कोई भी थर्मास ऐसा नहीं है कि जो नीचे से चाय निकल। सही है। और फिर आपने इसको कनेक्ट कर लिया? जी हाँ, पाइप लगाया, एक हाथ में नल ले लिया ताकि मैं उसको डिस्पोजेबल कप में भर के चाय दे सकूं सर। ज़बरदस्त। हमारी यही अगर आप मेरा एक सवाल इनसे पूछें, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि 10 रुपए की चाय, इतनी महंगाई के वक्त में ये तो 10 रुपए की चाय तो कहीं पे भी नहीं मिलती ना। हम अगर एक्सपीरियंस भी करें तो हमें कहीं पास में भी 10 की चाय का कप नहीं मिलता। तो ये महीने का गुजारा कर लेते हैं, इतनी इनकी इनकम कितनी हो जाती है? मेरी कॉइनकर आपसे पूछ रही है कि 10 रुपए की जो चाय है वो तो आजकल कहीं भी नहीं मिलती, तो इसमें क्या गुजारा हो जाता है आपका? हाँ बिल्कुल सर, गुजारा हो जाता है। असल में मैं पैदल चल के चाय बेचता हूँ और जाकर चाय देता हूँ। जैसे मुझे 50 कप बेचने हैं तो मैं उसकी जगह 100 बेच लेता हूँ। यानी जब पहुँच के पूछता हूँ कि चाय पियेंगे सर, 10 रुपये में चाय पीजिए, इलायची वाली चाय, पहले तो वो कहते हैं कि यार ये 10 रुपये में कौन सी चाय है, क्योंकि चाय सबके जहन में यही है 25 और 30 रुपये की है। अच्छा, अब मुझे आप चाय भी पिलाएं। बिल्कुल और मैं चाहता हूँ कि कैमरे की तवज्जो से आपके कुछ जो जज्बात हैं जी उसका भी इज़हार करें। बिल्कुल सर। पहले चाय पिलाऊं सर आपको? पहले ये चाय आ रही है 10 रुपये की कट चाय, और ये है, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से मैसेज है कि जैसे मैंने कोशिश की और मेहनत की, अल्लाह पाक ने मुझे उसका अजर दिया। मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मौला तेरा करम रख लिया मेरा भरम, मौला तेरा करम रख लिया मेरा भरम, नेक नीयत से निकला था हक हलाल कमाने को, नेक नीयत से निकला था हक हलाल कमाने को, तूने की नजरें, तूने की नजरें और किया है रहम, मौला तेरा करम रख लिया मेरा भरम। बहुत शुक्रिया कैसर भाई, थैंक यू सो मच। हमारी दुआ है कि आपने 2000 से जो काम शुरू किया है आपका काम 2 लाख तक जाए, और अल्लाह करे कि आप मौला के सदके और अपनी वालदा के सदके इसी तरह तरक्की करते रहें। थैंक यू सो मच। तो कैसर भाई हमारे साथ मौजूद थे और ये चाय आप ज़रूर ट्राई करें, महक आप भी। आज के शो से दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़।